चलिए शुरू करें। आपके कुछ सवाल। आरटीआई के तहत हम पत्र को स्पीड पोस्ट करते हैं, तो क्या स्पीड पोस्ट करने में जो चार्ज लगेगा वही उसका फी है 10 रुपये, या उसके अलावा भी फी लगता है? वो स्पीड पोस्ट तो पोस्टल डिपार्टमेंट को मिलेगा ना। जिस विभाग से प्रश्न पूछेंगे उस विभाग के अकाउंट्स ऑफिसर के नाम पे 10 रुपये की फीस अलग से पे करनी होती है, वो है। आरटीआई की शुरुआत सेवा में शब्द से की जानी चाहिए, लेकिन जो लोक सेवक हमें सूचना देता है असल में वह जनता का सेवक है, तो हम सेवा में क्यों लिखें? मत लिखो भाई आप, हाँ श्रीमान प्रिय ऐसा कुछ करके लिखिए ना, क्या समस्या है? ये बात वैसे सही है, सेवा में तो कॉलोनियल माइंडसेट हुआ ना। क्या पीएम मोबाइल फोन रखते हैं? और यदि रखते हैं तो उनका नंबर किसके पास होता है? ये भी सूचना के अधिकार से मांगे उनका नंबर भी। आईएएस को एसडीएम के पद पर कितने समय तक रहना पड़ता है? आईएएस को जब उसकी ट्रेनिंग हो जाती है तो वो एडीएम बनता है। एडीएम एसडीएम से थोड़ा सा ऊंचा पद है, तो एसडीएम मेरा ख्याल है वो ट्रेनिंग का पार्ट है, और ट्रेनिंग में मेरे ख्याल से 2 4 6 महीने का मामला होगा, फिर तो वो एडीएम बन जाएगा। पीसीएस के थ्रू जाएंगे तो एसडीएम बनेंगे। आईएएस में किसी किसी राज्य में एसडीएम का टेन्योर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, फिर उसको एडीएम बना देंगे। 2019 में आरटीआई एक्ट में किए गए संशोधन क्या है? आज करेंगे संशोधन, सारे पढ़ेंगे हम लोग। एक शब्द है अंतर पूछा है, इनमें क्या अंतर है? पहला है इच्छाएं और आवश्यकताएं। समझ पा रहे? आवश्यकताएं वो हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे सांस लेना एक आवश्यकता है। इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि जब मैं सांस लूं तो सुगंध आए, तो परफ्यूम छिड़कना क्या है? इच्छा है, और सांस लेना आवश्यकता है। दूसरा है नैतिकता और शिष्टाचार। नैतिकता तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, मूल्य हैं, प्रतिमान हैं। शिष्टाचार है मैनरिज्म या अच्छी मैनर्स। शिष्टाचार का मतलब ये हुआ कि आप कितने सलीके से बिहेव करते हैं दूसरों के साथ। तो नैतिकता का जो प्रतिमान वाला हिस्सा है, उस प्रतिमान वाले हिस्से का एक छोटा हिस्सा है शिष्टाचार। इसका मतलब जैसे किसी बड़े से बात करनी है तो बात कैसे करेंगे, ये शिष्टाचार है। तो क्या कहें, नैतिकता और शिष्टाचार में क्या संबंध बना? एक बड़ा गोला एक छोटा गोला, या 2 अलग अलग गोले? गोले के अंदर गोला या बाहर गोला? गोले के अंदर गोला है ना। तो जो बड़ा गोला है उसका नाम क्या है? नैतिकता, और जो छोटा गोला उसके अंदर घुस गया शिष्टाचार। ठीक है, परफेक्ट। अद्यतन का मतलब क्या है? अद्यतन यानी अपडेटेड, जो एकदम, अद्य मतलब होता है आज, जो आज तक की इंफॉर्मेशन जिसमें शामिल हो जाए उसको बोलेंगे अद्यतन या अपडेटेड। सूचना के अधिकार के तहत क्या यूपीएससी से सीएससी मेंस की कॉपी की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं? कुछ लोगों ने कोशिश की थी और एक बार यूपीएससी पर दबाव बन भी गया था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, राइट, मतलब इंफॉर्मेशन कमीशन इस मामले में थोड़ा पक्ष में आ गया था, फिर उसके फैसले के विरुद्ध अपील हाईकोर्ट में हुई, और जुडिशरी आमतौर पर यूपीएससी का साथ देती है। तो फिलहाल आप यूपीएससी से अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि नहीं मांग सकते। किसी केस में अगर कैट को या हाईकोर्ट को लग जाए कि अन्याय हुआ है, तो सिस्टम यह है कि वो यूपीएससी को आदेश देंगे कि इनकी उत्तर पुस्तिका दिखाई जाए हमें। कोर्ट में यूपीएससी लेके जाएगी उत्तर पुस्तिका, पर वो आपको नहीं दिखाई जाएगी, वो जज को दिखाई जाएगी। वो सील्ड एनवेलप में होगी, जज उसको देखेगा। हो सकता है कि वो उस कंप्लेनेंट से जिसने शिकायत की थी उसको बुला के सिर्फ ये तस्दीक कर ले कि वो पहचान ले कि हाँ मेरी उत्तर पुस्तिका है, पहला पेज दूसरा पेज, उतना ही। उसके बाद जज देखेगा कि जो आरोप लगाए गए थे वो सही है या नहीं। वो अपने स्तर पर सब चीजों को ठीक से देखने के बाद अगर ठीक है तो उसी एनवेलप में उसको वापस करेगा और यूपीएससी को दे देगा। लेकिन अभी तक जो ऐसे 3 4 मामले हुए उसमें किसी में भी यूपीएससी ने उत्तर पुस्तिका कैंडिडेट्स को नहीं दिखाई है, और यूपीएससी के पास अदालत में लड़ने के लिए पर्याप्त मतलब आधार रहते हैं, टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत आसान नहीं होता उनसे इस मामले में लड़ना। चलिए, कल कहाँ पहुंचे थे आरटीआई में? अभी हम लोग जब थोड़ा सा फिलोसफी पढ़ेंगे ना, उसमें करीब 12-13 चिंतक तो हैं ही। जिस दिन आप जिस फिलोसफर को पढ़ेंगे उस दिन आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे अच्छा फिलोसफर आज पढ़ा है आपने। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आज जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, और अगले दिन समझ में आएगा नहीं, कल वाले खराब उत्तर थे, आज वाला बेस्ट है। फिलोसफी पढ़ने में अक्सर होता है कि आपको हर दार्शनिक होना अच्छा रहेगा। तो हॉब्स को ऐसा तोप छोड़ रहा है, हॉब्स मनोविज्ञान के नजदीक है तो उसका हम समर्थन कर देते हैं, लेकिन जितना अच्छा हॉब्स है उतना ही अच्छे बाकी बहुत सारे चिंतक हैं। कांट तो फिर कांट ही है, कांट की तो कोई तुलना ही नहीं है ना। और महावीर और बुद्ध कोई हल्के हैं, गीता कोई सामान्य पुस्तक है, सब महान लोग हैं। ठीक है, चलो। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में हम लोग सेक्शन कहाँ तक 14 हो गया था। सेक्शन 14 का मतलब है कि नेशनल लेवल पर जो हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन है, क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रल तो होता है, एक सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है। तो हमने कल ये देखा था कि जो केंद्र सरकार का इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, उस इंफॉर्मेशन कमीशन की क्या क्या सेवा शर्तें हैं, उसमें नियुक्ति कैसे होगी और योग्यताएं क्या होंगी मेंबर्स की। उसके बाद सेक्शन 15, 16 और 17 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसमें जो सेक्शन 15 से 17 का हिस्सा है वो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, राज्य सूचना आयोग के बारे में, कुछ मोटी मोटी सी बातें। और आपको पता है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान केंद्र के बारे में है लगभग वही वैसे के वैसे राज्य के बारे में होते हैं।
केवल क्या करना है, 6-7 शब्दों को रिप्लेस करना है। जहां जहां लिखे राष्ट्रपति वहां क्या लिखना होगा, राज्यपाल। जहां लिखे लोकसभा वहां क्या हो जाएगा, विधानसभा। जहां लिखे राज्यसभा वहां क्या हो जाएगा, विधान परिषद। जहां संसद लिखे वहां विधानमंडल हो जाएगा। बस ये 4 शब्द, 2-3 शब्द और आएंगे। जब पॉलिटी के नोट्स आपके बन रहे थे, मैंने खुद बनाए थे पॉलिटी के नोट्स, तो जब केंद्रीय वाला सारा बना लिया, फिर मुझे लगा फिर से क्या नोट्स बनाएंगे। तो मैंने ऑपरेटर को बुलाया, मैंने कहा काम करो, सारे नोट्स को सिलेक्ट करो एक साथ। सिलेक्ट किया मैंने, 4 कमांड दे दो, यही 4 कमांड। राष्ट्रपति जहां जहां लिखे कमांड दो, राज्यपाल कर दो उसको। और फिर ऐसे 4 कमांड दी, सारे नोट्स बन के आ गए। फिर मैंने कहा जहां जहां लिखा है भारत या देश, वहां लिख दो राज्य। जहां जहां प्रधानमंत्री लिखा है वहां कर दो मुख्यमंत्री। ऐसी 8 या 9 कमांड्स थी। जैसी वो 9 कमांड्स दी, फिर जो नोट सामने आए वो रेडीमेड थे राज्य वाले, केवल उसमें आर्टिकल्स के नंबर चेंज करने की जरूरत पड़ी, बाकी सारा का सारा वही है। हमारा संविधान जो मोटा है ना, उसकी एक वजह ये भी है, कम से कम 70-80 आर्टिकल्स इस वजह से हैं क्योंकि उसमें केंद्र और राज्यों के सारे प्रावधान हमें करने पड़े हैं, जो प्रावधान लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है। तो सेक्शन 15 में एक आध बात जो काम की है हम उसको देखेंगे, बाकी बातें सामान्य है। सेक्शन 15 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SIC। तो जल्दी बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ क्या होगा, गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन। सारी बात वही है। पहली बात, इसके गठन की घोषणा कौन करेगा, गवर्नर करेगा। वहां राष्ट्रपति कर रहा था, यहाँ गवर्नर करेगा, है ना। वहां कितने लोग मिलकर तय कर रहे थे, मेंबर्स कौन होंगे, 3 की समिति थी। तो यहाँ भी 3 की समिति है। अपने आप बताओ इसमें कौन कौन हो सकता है समिति में। पहला मेंबर कौन होगा, दूसरा कौन होगा, लीडर पोजीशन हो जाएगा। तीसरा कौन होगा, सीएम द्वारा नियुक्त कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर। सीएम हो गया, तो सीएम द्वारा नियुक्त कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर राज्य का ये होगा। इसमें क्या समझने वाली बात है। अकेला अंतर ये है, वहां लिखा था कि हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में, यहां लिखा कि हेडक्वार्टर राज्य में कहीं भी हो सकता है, जैसा राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट तय करे। इतना ही अंतर है। तो ठीक वही प्रावधान जो सेक्शन 12 में था वो 15 में है। सेक्शन 16 जो है वो बताता है कि जो टर्म है और सर्विस कंडीशंस हैं वो क्या होंगी। टर्म का मतलब होता है अवधि, तो टर्म और सर्विस कंडीशंस। तो टर्म वहां कितनी है बताओ, 5 साल या कितने साल, 65 साल। यहां भी टर्म वही है, 5 या 65। इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे देश में बहुत अजीब सी व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट में जज होता है 65 तक, हाई कोर्ट में 62 तक। हाई कोर्ट के जज बड़े दुखी रहते हैं कि यार एक तो हमें वहां तक मौका नहीं मिला, ऊपर से 3 साल पहले रिटायर भी कर दिया। तो ये सुझाव लंबे समय से चल रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस भी 65 साल तक काम कर सके। मतलब हाई कोर्ट का जज जल्दी बूढ़ा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का बाद में बूढ़ा होता है, कोई तर्क है इसके पीछे, जबरदस्ती की बात है। तो 65 में क्या दिक्कत है, केवल ये दिखाने के लिए कि थोड़ा सा मतलब वजन है सुप्रीम कोर्ट के जज में। तो यहाँ इस चीज से बचे हैं, 5-65 वहां भी है और यहाँ भी है। और जो सर्विस कंडीशंस की बात है, सर्विस कंडीशंस जहां वहां जैसी थी, कुछ कुछ से मिलती जुलती यहाँ भी है। जो स्टेट का चीफ इलेक्शन क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा वो, और दूसरा स्टेट के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। जल्दी से बताओ कि केंद्र में जो था CIC, उसका वेतन और सेवा शुल्क किसके बराबर थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर थी, और बाकी की EC के बराबर थी। यहाँ क्या करना है, स्टेट का जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसकी हो जाएगी EC के बराबर, इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, जो चुनाव आयुक्त है देश में उनके बराबर। अब ये है कि SIC किसके बराबर होगा, तो इसका उत्तर है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चीफ सेक्रेटरी होता है किसी राज्य में प्रशासनिक मामले में सबसे ऊंचा पद। जैसे भारत सरकार में कौन सा पद है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो राज्य में होता है चीफ सेक्रेटरी, जो कैबिनेट मीटिंग्स को देखता है, उस लेवल की चीजों को देखता है। ठीक है। सेक्शन 17 में बताया गया कि अगर इनको हटाना हो, मतलब वो सब बताया कि ये इस्तीफा देना चाहें तो राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं, सब चीजें वही हैं। सेक्शन 17 में बताया कि यदि इनको हटाना हो तो इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, और इनको हटाने की प्रक्रिया एकदम सेम है जैसी सेंटर के मामले में। उसमें क्या होता है, अंतर केवल एक है कि वहां पर राष्ट्रपति था, या गवर्नर हो जाएगा। लेकिन बाकी मामला ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट यहां पर आ जाएगा, यहां भी सुप्रीम कोर्ट रहेगा। तो सेम प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट का रोल वैसा का वैसा रहेगा, और इसमें भूमिका हो जाएगी गवर्नर की। तो सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेजेगा तो गवर्नर भेजेगा, उसमें वो आ जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट नहीं है, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ही है। यानी स्टेट के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के विरुद्ध भी अगर कोई केस बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट ही चेक करेगा, ना कि उसको वहां का हाई कोर्ट चेक करेगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया सेक्शन 15 से 17 तक का हिस्सा। इसके बाद चैप्टर 5 है, बस 6 चैप्टर से, और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अब इसमें चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 है पावर्स के बारे में, कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके पास पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है। तो सेक्शन 18 का संबंध मुख्य रूप से है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। इस फंक्शन का मतलब क्या होगा, समारोह, कार्य, उसके कार्य क्या क्या है ना, शक्तियां क्या है और कार्य क्या है। देखिए, जो पहला क्लॉज है उसमें आप पावर फंक्शंस दोनों ही एक साथ मान सकते हैं, दूसरे में पावर आ जाएगी। अगर केवल पावर की बात करनी हो, उसका जिक्र सेक्शन 19 में विशेष रूप से किया गया है, और सेक्शन 18 में जो 2 बातें हैं पहले हम उनको देख लें। तो ये जो है इंफॉर्मेशन कमीशन, ये क्या क्या कर सकता है, फंक्शंस में एक बार नोट कर लेते हैं क्या क्या कर सकता है। इसका बेसिक काम है कि इंफॉर्मेशन से जुड़े किसी भी मामले में कंप्लेंट को सुनना, तो कंप्लेंट्स को सुनना और फैसला देना।
कंप्लेंट्स को सुनना और फैसला देना। काम इसका केवल एक ही है, ये वाला बेसिक काम। आपको सिर्फ ये समझना है कि कंप्लेंट किस किस मामले में हो सकती है, ठीक है, वो 7-8 बातें पता होनी चाहिए। तो बेसिक बात, इंफॉर्मेशन कमीशन की जो मूल कार्य है या मूल शक्ति है वो आरटीआई के तहत आने वाली कंप्लेंट्स को सुनना, उनकी सुनवाई करना और उन पर फैसला देना, ये है। और ये जो कंप्लेंट्स आती हैं, कंप्लेंट्स किस किस रूप में हो सकती है? देखिए, एक तो क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत एप्लीकेशन दी, उसको 30 दिन में समय सीमा में जवाब मिला ही नहीं। तो पहला है कि समय सीमा में जवाब नहीं मिला, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? जवाब गलत मिला, गलत, अधूरा, जानबूझ के बिगड़ा हुआ, विकृत जवाब मिला, मिसलीडिंग किस्म का जवाब मिला। इसमें केवल भाषा का खेल है, असली बात बताइए नहीं, जो पूछी थी उस बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि एप्लीकेशन किसी ने भेजी, उसने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया। यह भी हो सकता है कि जब आवेदन को खारिज किया तो उसका आधार नहीं बताया, खारिज तो किया पर आधार नहीं बताया, या उसमें कहां अपील करनी है उसका जिक्र नहीं किया, अपीलीय अधिकारी का जिक्र नहीं, आपको ध्यान है ना, वो बताना जरूरी होता है। अपीलीय अधिकारी का जिक्र नहीं किया अगर, तो भी एक दिक्कत है। और कभी कभी क्या होता है, किसी ऑफिस के बारे में ये कंप्लेंट आती है और ऑफिस के बारे में कंप्लेंट ये आती है कि उस ऑफिस में पीआईओ की नियुक्ति हुई ही नहीं है, कि पीआईओ ही नहीं है। इनमें से कोई भी शिकायत हो, आपने सूचना मांगी और आपको इनमें से कोई भी दुख हो गया अगर, तो ये दुख होने के बाद आप सीआईसी के पास जा सकते हैं। एक और होता है कि किसी आपने कहा कि भाई सूचना चाहिए, 10 पेज की सूचना है, उसने कहा 2 लाख रुपए जमा करवाओ तब देंगे सूचना आपको, तो अनपेक्षित राशि की मांग कर ली है। अनपेक्षित राशि की मांग, यदि कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपसे ऐसी राशि की मांग कर ले जो राशि उचित नहीं है, तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन में जाके, और इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पूरी शक्ति है कि इस मामले को सुने। जी, पैसा कैसे पे करना होगा? अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा, सारा आ जाएगा, आज सारा हो जाएगा, चिंता मत करो। आज की क्लास के बाद आपके डाउट्स रहेंगे इन्फॉर्मेशन को लेकर मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि इसके पास शक्तियां हैं कौन सी, ये तो शक्ति के काम के बारे में। सेक्टर 18, इसमें सेक्शन बार सेक्टर को बोलते हैं, सेक्शन 18 में ही एक बात और बताई है। अच्छा, किसी भी आयोग को पढ़ेंगे ना, जैसे महिला आयोग को पढ़ेंगे, एनएचआरसी को पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ते हुए अक्सर आप एक प्रावधान पढ़ेंगे कि इसके पास, इस आयोग के पास वही शक्तियां होंगी जो सीपीसी 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होती है। ये वाक्य आपने कभी पढ़ा है किस तरह का? ये वाक्य बहुत कॉमन होता है, किसी भी आयोग को एक प्रावधान ये होता ही है, ये प्रावधान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास भी है। सीपीसी क्या होता है? सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका जो स्कूल का नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, घर का नाम इसका सिविल प्रोसीजर कोड है, ऐसे बोल देते हैं, मतलब छोटा बोलने में सीपीसी बोल देते हैं, वैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, 1908 का है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी भी सिविल मामले में, किसी भी अदालत में जो प्रक्रिया के नियम है वो कैसे तय होंगे। यूं समझो, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे आप पुलिस में चले जाएंगे, मान लेते हैं आप आईपीएस बन गए। आईपीएस बनने के बाद ट्रेनिंग के दौरान खाली गोली चलाना नहीं सिखाते हैं, पढ़ाते भी उसमें बहुत सारा। उसमें जो चीजें आपको सिखाएंगे उसमें एक तो भारतीय संविधान, उसके कुछ हिस्से आपको बताएंगे विशेष रूप से। 2 किताबें खास तौर पर, बल्कि 3 किताबें खास तौर पर पढ़ेंगे आपको कानून की। एक किताब का नाम है आईपीसी, क्या फुल फॉर्म है? इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजीराते हिंद, ठीक है। एक दूसरी किताब पढ़ेंगे सीआरपीसी, उसमें सीपीसी बड़ा होता है, आर छोटा होता है, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये बहुत पुराना है, 1973 में इसमें संशोधन हुआ, तो कहते हैं सीआरपीसी 1973, जो 1974 में लागू हुआ था, ये वो वाला कोड है। एक होता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अदालत में क्या होता है, कुछ कानून होते हैं उनको बोलते हैं सब्सटैंटिव लॉ, तात्विक कानून, दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ, जिसका मतलब प्रक्रिया संबंधी कानून। तो आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब जो निश्चित सूचना दे, ये अपराध है, ये दंड है, ये अपराध, ये दंड, इस तरह का कानून है। और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रोसीजरल एक्ट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं बताएंगे कि सजा होगी, कितनी सजा होगी, क्या दंड होगा, कौन सा कृत्य गलत है, ये सब बता रहे। ये बता रहे कि किसी क्रिमिनल मामले में अदालत की कार्यवाही के नियम क्या होंगे, किस तरह के मामले में किस लेवल का जज बैठेगा, कितने जजेस बैठेंगे, कैसे कोई अपील करेगा, वहां पर अपील के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अपील के लिए कितना समय मिलेगा, चार्जशीट जो है, चार्जशीट दायर होने के लिए कितने दिन की अवधि मिलेगी, रिमांड कैसे मिलेगी, जुडिशियल कस्टडी क्या होगी, पुलिस कस्टडी क्या होगी, उसके प्रावधान क्या होंगे, ये सब उसमें होगा। तो सीआरपीसी बताता है कि किसी आपराधिक मामले में कानून की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, उसमें गवाही का प्रसंग भी आता है। ऐसे इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है कि किसी मामले में किसी की गवाही या साक्ष्य किस रूप में स्वीकार करने योग्य होगा, किस रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं होगा, इससे जुड़े सारे प्रावधान एविडेंस एक्ट में आते हैं। और सीपीसी बताता है कि सिविल मामलों में, सिविल कौन सा होता है? दीवानी मामला, दीवाना नहीं, दीवानी मामला होता है। तो दीवानी मामला क्या होता है? सिविल मामले का मतलब जहां झगड़ा 2 व्यक्तियों के बीच का हो, अपराध का मामला नहीं है, मार झगड़ा लड़ाई हिंसा वो सब मामला नहीं है, मामला 2 व्यक्तियों का आपसी मामला है, उसको बोलते हैं सिविल मामला। जैसे 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में,
एक व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा किया कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए मुझे डैमेजेस पे किया जाए, जो मेरा नुकसान हुआ मुझे पे किया जाए। ये सिविल मामला हुआ। शादी का मामला सिविल मामला है, तलाक का मामला सिविल मामला है, बच्चे को गोद लेना है सिविल मामला है। आपने वो सुना ना कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो सिविल कोड में क्या क्या मामले आते हैं? संपत्ति का स्थानांतरण, बच्चों के मामले, विवाह के मामले, तलाक के मामले, गुजारे भत्ते के मामले, सब मामले क्या है? सिविल मामले। स्पष्ट हुआ? तो एक सिविल कोर्ट के पास, एक सिविल अदालत के पास जो शक्तियां होंगी, वो सारी की सारी शक्तियां हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, उसके पास भी होंगी। इसके पास क्या शक्तियां होती हैं? मतलब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिविल होते हैं, बाद में क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा स्कोप रहता है उसमें। और कुछ मामले ऐसे हैं जिसके दोनों पक्ष होते हैं, उसका एक हिस्सा क्रिमिनल होता है, एक हिस्सा सिविल होता है, तो वो दो मुकदमे बन सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जमीन का मामला हो और उसमें हिंसा भी होती है, तो हिंसा की जो धारा लगेगी उसमें आईपीसी का केस चलेगा, और जमीन के मामले में जो केस चलेगा वो सिविल कोर्ट में सिविल केस चलेगा। वो दो केस हो जाएंगे, एक केस नहीं रहेगा। इस तरह से देखा जाता है। तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में अंतर क्या है? क्रिमिनल कोर्ट के पास एक विशेष शक्ति होती है जो सिविल कोर्ट के पास नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट के पास शक्ति है कि वो किसी को फिजिकल पनिशमेंट दे सकती है, 2 साल की कैद, उम्र कैद, मृत्युदंड, जो देना चाहे, मतलब जो उसकी सीमाओं में हो उस केस के हिसाब से दे सकती है। सिविल कोर्ट किसी व्यक्ति को फिजिकल पनिशमेंट सामान्य स्थितियों में नहीं दे सकती है। कुछ बहुत आपवादिक परिस्थितियों में सिविल मामले में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहां शक्ति आती है, सामान्यतः ये शक्ति नहीं होती है। तो जब भी कभी ऐसा प्रसंग आए कि सिविल अदालत की शक्तियां होंगी, वो शक्तियां क्या है? 3-4 नोट कर लें। एक है समन करने की शक्ति, SUMMON। समन करने का मतलब है किसी को अदालत में बुलाने की शक्ति। अदालत में किसी ने आपका नाम बोल दिया कि जी उसने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए, अदालत कहेगी चलो उसको बुलाओ भाई। अदालत ने चिट्ठी भेजी कि आपको अदालत में गवाही के लिए आना है इस दिन। आपने लाइट लिया कि क्या करेंगे जाके, फिर दूसरा पत्र आता है ना, बड़ा खराब आता है, और तीसरी बार फिर पत्र नहीं आता है, तीसरी बार उठा ले जाते हैं फिर, है ना? ध्यान रखना कभी ऐसा हो तो। समन करने की शक्ति और किसी की अटेंडेंस, किसी की उपस्थिति को बाध्य करने की शक्ति, उपस्थिति की बाध्यता पैदा करने की शक्ति। आना ही होगा, ये कोई घर का मामला नहीं है कि नहीं आओगे, शादी ब्याह में बुला रहे हैं, गवाही के लिए बुला रहे हैं, कानून का मसला है। दूसरा है कि आपने अगर संविधान ठीक से पढ़ा तो उसमें एक अनुच्छेद है, अगर मैं ठीक याद करूं तो आर्टिकल 20 का ही एक सेगमेंट है, एक क्लॉज है, उसमें ये कहा गया है जिसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। इसका 20(3) है ना शायद, क्लॉज 3। वो ये है कि किसी क्रिमिनल मामले में किसी व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो खुद अपने विरुद्ध गवाही दे। लेकिन वहां बड़ा स्पष्ट है कि ये छूट केवल क्रिमिनल मामलों में है। सिविल मामलों में किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, चाहे गवाही उसके विपक्ष में ही क्यों ना जाती हो। क्रिमिनल मामले में बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके बहुत मतलब निकले। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि आप मेरा ब्लड सैंपल नहीं ले सकते, आप मुझे बाध्य कर रहे हैं। भाई जहां अपराध हुआ वहां खून के निशान थे, पुलिस को शक है मिस्टर क पे, मिस्टर क से कि आपका ब्लड सैंपल चाहिए, मिस्टर क कह रहे हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो जाएगा ये, तो मैं अपना खून क्यों दूं? अदालत परेशान है कि अब क्या करें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि खून नहीं ले सकते, इसका मतलब ये कि आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप बोलो कि मैंने अपराध किया है, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कोई ऐसा आपसे हम गवाही नहीं मांग रहे आपके खिलाफ कि आप लिख के दें या बोले कि आपने अपराध किया है, लेकिन ब्लड सैंपल में क्या दिक्कत है, वो तो ले सकते हैं। एनडी तिवारी एक व्यक्ति हुए भारत में, हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है। 3-4 साल पहले एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मुकदमा किया कि एनडी तिवारी मेरे पिता हैं। उस व्यक्ति का नाम था रोहित शेखर। मैं लोगों को बधाई दी जाती है कि बधाई हो बेटा हुआ है, तिवारी जी को दी गई कि बधाई हो पापा हुए हैं। उस बच्चे का नाम रोहित शेखर था, बड़ा संजीदा सा योग था, उसकी भी मृत्यु हो गई पिछले साल। तो रोहित शेखर ने दिल्ली की हाई कोर्ट में केस किया और उसमें जज थी गीता मित्तल, बहुत मतलब कठोर जज मानी जाती है, कठोर भी और योग्य भी। तो गीता मित्तल ने उनको कहा कि ब्लड सैंपल दो, मैच कर लेते हैं। एनडी तिवारी के वकील ने कहा कि नहीं, आप हमें बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो गीता मित्तल की कोर्ट ने कहा पहली बात तो ये क्रिमिनल मामला है नहीं कि आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं, ये सिविल मामला है, धूमधाम से बाध्य कर सकते हैं हम आपको। अब वो बीमार हो जाए, जिस दिन सैंपल देना उस दिन बीमार पड़ जाए, आएंगे नहीं। पुलिस भेजी उनके घर पे, तब भी सैंपल देने को तैयार नहीं हुए। अंत में जज ने कहा ठीक है आप सैंपल नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए अब तक हम ये मान के चल रहे हैं कि आरोप झूठा है, क्योंकि कानून की बेसिक प्रीमाइस ये है कि मान के चलते हैं कि आरोप झूठा है। जिसने आरोप लगाया वो साबित कर देगा तो मानेंगे आरोप सच्चा है। इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन, हम ये लेके चलते हैं कि आरोप झूठा है। जज ने कहा कि आप ब्लड सैंपल नहीं दे रहे, तो हम इस बेस पर प्रीमाइस चेंज कर रहे हैं, प्रिजम्पशन चेंज कर रहे हैं कि आरोप सच्चा है, और इसके बाद हम आपको बाध्य करेंगे कि आप साबित करें कि आरोप झूठा है। फिर बोले नहीं ब्लड ले लो आप, फिर मेरा ब्लड ले फिर ब्लड ले लिया, और उसके बाद फिर बधाई आई पापा हुए हैं। तो उसके बाद तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं कि हम किसी के साथ क्या बाध्यता कर सकते हैं। तो सिविल कोर्ट में गवाही की बाध्यता हो सकती है। तो दूसरी बात, गवाही की बाध्यता, किसी को गवाह बना सकते हैं, उसको बाध्य कर सकते हैं कि वो गवाही दे अपनी, और जरूरत पड़ने पर किसी के घर की छापामारी भी करवा सकते हैं, डिस्कवरी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कागजात, इन्वेस्टिगेशन का क्या सही शब्द होगा, कागजात की जांच आदि, डॉक्यूमेंट्स की जांच वगैरह करने की शक्ति भी इसके पास होती है। और भारत के किसी भी सरकारी ऑफिस में यदि कोई रिकॉर्ड है, जिसको बोलते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स, किसी भी पब्लिक एजेंसी से रिकॉर्ड्स मंगवाने की शक्ति, पब्लिक रिकॉर्ड्स या सार्वजनिक रिकॉर्ड्स को अपने पास मंगवाने की शक्ति। एक शब्द आता है संविधान में, आहूत करने की शक्ति, समझते हैं आहूत,
संस्कृत में आहूत का मतलब बुलाना, बुलाना। अनाहूत का मतलब जो बिना बुलाया जाता हो, उसे बोलते हैं अनाहूत, है ना। चलो, ये हुआ सेक्शन 18। इसके बाद सेक्शन 19 में इसी का थोड़ा सा विस्तार है कि इनके पास और क्या क्या काम करने की ताकत है। सेक्शन 19 में ये बताया कि जब वो पहली बार मामले का समाधान करेंगे उसके बाद अपील की शक्ति इनके पास आती है। अब ठीक से समझ लो कि आपने किसी सरकारी ऑफिस से कुछ मंगवाया, सूचना ही नहीं, अब आप क्या करेंगे उसके बाद, ठीक है। इसके बाद का जो मैकेनिज्म है वो सेक्शन 19 में है। तो पहली बात यह है कि जब भी आपने सरकारी ऑफिस से कुछ मंगवाया, या तो रिस्पॉन्स अधूरा आया, अधूरा या गलत जवाब आ गया, या समय सीमा खत्म होने तक जवाब नहीं आया, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपील करने के लिए। तो आप अपील करेंगे, और अपील कब करेंगे? अपील करने के लिए 30 दिन का समय है, 30 दिन के भीतर। ये बढ़ा के 300 दिन भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जिसके पास अपील की गई है उसको विवेकाधीन शक्ति है कि वो देखे, अगर परिस्थितियां उचित थी तो समय सीमा को रिलैक्स कर सकता है, तो रिलैक्सेशन की छूट उसके पास है। लेकिन उसमें लिखा है कि 30 दिन के भीतर करना है। जो 45 दिन वाला आप कह रहे हैं, वो किसने कहा था 45 दिन? वो इन्फॉर्मेशन कमीशन के फैसला देने की अवधि है, जो 30 से बढ़ के 45 हो सकती है। इस मामले में 30 से बढ़ के कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, सामान्यतः 30 दिन की अवधि है, ठीक है। कहाँ अपील करनी है? अगर आपके पास जवाब आया है, मेरा अनुभव तो ये है कि मैंने कम से कम 20-25 बार से प्रयोग किया, हर बार 25 में से कम 10 बार सही सूचना आ गई, 15 बार आया कि यह लोक हित में नहीं है कि ये सूचना दी जाए। और कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूपीएससी से सूचना मांगी, 3 साल पहले उसी प्रश्न के जवाब में सूचना आ गई, 3 साल बाद उसी प्रश्न के जवाब में आया कि लोक हित में नहीं है कि सूचना दी जाए। तो ऐसा होता है, धीरे धीरे लोग समझदार हो जाते हैं कैसे काम चलाना है, शुरू में समझ नहीं पा रहे थे। तो अगर जवाब आएगा कि सूचना आए तो भी, ना आए तो भी, उसमें एक बात लिखी होती है कि यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट हैं तो आप अपील कर सकते हैं अगले 30 दिन के अंदर, सब लिखा होता है। और अपील कहाँ करनी है उस व्यक्ति का नाम पता लिखा होता है, तो आपको पता लग गया कहाँ अपील करनी है, बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कि आपको नहीं पता चल रहा कि अपील कहाँ करें, क्योंकि आया ही नहीं जवाब, कैसे पता चलेगा? तो इसका तरीका यह कि आप उसी ऑफिस में किसी वरिष्ठ अधिकारी के नाम से अपील का पत्र भेजेंगे, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि अपीलेट अथॉरिटी के पास आपका पत्र पहुंचा दें, इस भाव से जवाब भेज सकते हैं, क्योंकि एक्ट में लिखा है सीनियर ऑफिशियल को आप भेज सकते हैं पत्र। तो यदि जवाब नहीं आया है तो सीनियर ऑफिसर को आप भेज दीजिए पत्र। जैसे आपने डीएम ऑफिस में लगाई चिट्ठी, जवाब नहीं आया तो कमिश्नर ऑफिस में भेजो सीधा, क्योंकि कमिश्नर कौन है? डीएम के पापा हैं, उनके पास भेजिए अपनी अपील। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो सही पते पर उसको भेजें, और वो खुद ही अपीलेट अथॉरिटी है तो वो देखें, नहीं तो भेज दें उस जगह पर। अपील करनी 30 दिन के अंदर, और अपीलेट अथॉरिटी क्या होगी, इसका जवाब देगी, और वो निश्चित अवधि बताई नहीं, आमतौर पर 30 दिन के अंदर वहां से जवाब आ जाता है। अब मान लीजिए इसका जवाब आया और इसका जवाब ऐसा आया कि आप इससे भी असंतुष्ट हैं, आपको लग रहा है कि सारी सरकार एक तरफ अकेले आप हैं, एक तरफ पूरी भारत सरकार इकट्ठा हो गई है, अब आप क्या करेंगे? तो इसका प्रावधान है कि पहली अपील में यदि आप संतुष्ट ना हो तो दूसरी अपील, सेकंड अपील, पहली अपील कहां होती है? उसी ऑफिस के सीनियर व्यक्ति के पास होती है, जब वो जवाब भेजता है। पेशेंस का टेस्ट होता है बेसिकली। मैंने एक दो बार अपील भेजी, जवाब आया, उसमें वही आता जवाब कि यह लोकहित में नहीं है, हमारे जूनियर ने सही जवाब दिया था, अब क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? तो किसी के पास फुर्सत बहुत ज्यादा हो तो मैंने बोर नहीं होगा, वो इतना काम इसमें रहता है, और फुर्सत ना हो तो फिर आदमी सोचता छोड़ यार क्या करेंगे। सेकंड अपील करने के लिए 90 दिन का समय आपको मिलता है। 90 दिनों में थोड़ा सोच समझ के ठीक से 90 दिनों के अंदर आप अपील कर सकते हैं। कहां अपील करनी है? इसके लिए है, अगर आप केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी से नाराज हैं तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, और यदि राज्य सरकार के किसी कर्मचारी से नाराज हैं तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील करेंगे, उसके नाम पे सीधा लिख के भेज देना है, ठीक है। फिर ध्यान रखना 90 दिन की अवधि है, लेकिन मान लीजिए आपका पत्र लेट हो गया और आपके पास जेन्युइन रीजंस हैं, आपने लिखा कि इन वजहों से लेट हुआ है, कृपया ध्यान दिया जाए, तो अधिकारी के पास, कमिश्नर के पास ये शक्ति है कि वो उस डिले की वजह से खारिज ना करे और उसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करने की शक्ति उसके पास है। अब जब सेकंड अपील आएगी सीआईसी के पास या एसआईसी के पास, नियम यह है कि ये 30 दिन के अंदर इस अपील का फैसला करेंगे। 30 दिन में फैसला इनको देना होगा, सामान्य नियम यही है, और आमतौर पर 30 दिन में फैसला हो भी जाता है। ये इसलिए किया ताकि जल्दी काम निपटे, बहुत लंबा खींचे नहीं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इनके पास शक्ति है कि ये अवधि 45 दिन तक बढ़ा सकते हैं। 45 दिन तक बढ़ाने का मतलब 30 + 45 नहीं, कुल 15 दिन बढ़ा सकते हैं, 45 दिन। और जब भी 30 दिन से ज्यादा बढ़ेगा, इनको साथ में लिखना पड़ेगा, लिखित रूप में वो कारण बताना पड़ेगा कि ये अवधि बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, लिखित कारण देने होंगे। तो लिखित कारण देकर ये अवधि 45 दिनों तक की जा सकती है। यहां तक की कहानी स्पष्ट होगी आप लोगों को, ठीक है। अब दो बातें और ध्यान रखो। एक शब्द आपने सुना है, ओनस, ओनस ऑफ प्रूफ। कितने लोगों ने सुना है ओनस? आप में से कितने लोग शब्द से परिचित है? ओनस ऑफ प्रूफ, हाथ खड़ा करो। बताना नहीं, केवल जानना चाह रहा हूं कितने लोगों को आइडिया है। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है बस, अच्छा चलो कोई बात नहीं। इसका समानार्थक शब्द चलता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बताओ किसने सुना है बर्डन ऑफ प्रूफ? नहीं, बर्डन तो सुना होगा, मैं जानता हूं बर्डन तो कुछ लोगों ने आपसे कहा भी होगा कि आप हमारे ऊपर बर्डन है, ऐसा कहा होगा शायद, कभी पेरेंट्स ने गुस्से में कह दिया होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ पूछ रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केस के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक्स ने आरोप लगाया कि वाई ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है,
कोई केस लगाया। दुनिया के मेरे ख्याल से 90% केसेस में दिक्कत ये है कि साबित हो नहीं सकते, और क्योंकि साबित हो नहीं सकते इसलिए फैसला हो नहीं पाता है। इसलिए मैं एक बात कई बार समझाता हूँ बच्चों को कि अगर कोई व्यक्ति कानून से बाइज्जत बरी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष है। 3 बातें होती हैं। पहला, वो दोषी है, उसने अपराध किया, सिद्ध हुआ, जेल हो गई, सजा हो गई, दोषी है। दूसरी स्थिति, वो निर्दोष था, झूठा आरोप लगा, साबित नहीं हो पाया क्योंकि आरोप झूठा था, इसलिए बाइज्जत बरी हो गया, निर्दोष था, बरी हो गया। एक तीसरी स्थिति है, अगर अपराधी बहुत समझदार हो, बहुत घाघ हो, तो वो अपराध इतनी सफाई से करेगा कि फंसेगा नहीं। उसे एक एक बात का पता है कि किस किस तरीके से पुलिस पकड़ेगी, तो उन सब बातों का ध्यान रखेगा और इस तरह से अपराध को अंजाम देगा कि उस तक पुलिस ना पहुंच सके, और पहुंच भी जाए तो साबित ना कर सके। अदालत में मुकदमा चलेगा, खूब कोशिश की जाएगी, साबित हो नहीं पाएगा, अंत में क्या बोलेगी कोर्ट? इस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है, ये बोलेगी ना। तो बाइज्जत बरी करने के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि ये व्यक्ति निर्दोष था, दूसरा ये कि ये व्यक्ति शायद दोषी होगा पर इसका दोष हम साबित कर नहीं पाए। इसलिए किसी के बाइज्जत बरी होने से ये अनुमान मत कर लीजिए हमेशा कि वो व्यक्ति सचमुच निर्दोष ही रहा होगा। और दुनिया के हर सभ्य देश में एक प्रीमाइस चलती है, प्रिजम्पशन चलती है। प्रिजम्पशन का मतलब पूर्व धारणा चलती है, और वो ये है, मोसेस मेमोनाइट्स नाम का व्यक्ति था, यहूदी विचारक था, उसका कथन है, प्रसिद्ध कथन है, 1000 अपराधी भले छूट जाएं किंतु एक भी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुना आपने वाला कथन? जिस व्यक्ति का ये कथन था उसका नाम था मोसेस मेमोनाइट्स। मोसेस वही है जिसको हम लोग हजरत मूसा कहते हैं। मूसा, मूसा वहां के लोग नहीं बोलते हो, तो यहाँ के लोग मूसा बोल देते हैं, वहां तो मोसेस बोलते हैं, मोसेस। तो मोसेस मेमोनाइट्स एक विचारक हुआ, ये मूसा नहीं है, हजरत मूसा नहीं है, उसी के देश में एक विचारक बाद में हुआ, मोसेस मेमोनाइट्स, उसने ये बात कही। और आज के लिए दुनिया के लगभग हर सभ्य देश में यही तरीका है कानून का। और इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि 1000 अपराधी भले छूट जाए, एक भी निर्दोष को सजा ना हो, इसका उल्टा करके देखिए जरा। कभी कभी आपको दुख होता होगा ना कि बहुत सारे अपराधी छूट जाते हैं, साबित नहीं हो पाता, ऐसा होता है ना कई बार, बहुत दुख भी होता है उस समय, मन करता है कि नहीं बचना चाहिए एक भी अपराधी। ऐसी भावनात्मक इच्छाएं मन में आना अलग बात है, कानून के स्तर पर उनको करना अलग बात है। क्या आप चाहते हैं कि हर अपराधी को सजा मिले, इस चक्कर में 2-4 बेगुनाहों को भी सजा मिल जाए? ठीक है व्यवस्था? उन 2-4 में खुद को रखे, बताइए। जब तक बाकियों को रखेंगे तब भाव लगाएगा। खुद को, अपने फैमिली में किसी को रख के देखिए वहां पर, अब नहीं, ये तो बहुत बदतमीजी हो जाएगी, एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। और जैसे ही आप कहेंगे एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसमें निहित है कि कई गुनहगार छूट जाएंगे क्योंकि साबित नहीं हो पाएगा। और इसलिए एक कंसेप्ट है कि साबित करने की जिम्मेदारी किस पे होगी। आप खुद सोचें, कोई आप पे आरोप लगा दे कि इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, आप कहें मैं तो जानता भी नहीं आदमी को, वो कहे साबित करो नहीं मारा था। मैं कहां से साबित करूं नहीं मारा था भाई? आप कहेंगे तू साबित कर मैंने मारा था, साबित कौन करेगा इस बात को? तो कानून की एक प्रिजम्पशन ये है कि आरोप लगाने वाला साबित करेगा, न कि जिस पे आरोप है वो साबित करेगा। और आरोप लगाने वाले ने अगर साबित कर दिया तो सजा मिल जाएगी, उसको साबित नहीं कर पाया तो बाइज्जत बरी हो जाएगा। इसी बेसिक कंसेप्ट की वजह से बहुत सारे अपराधी जिनके विरुद्ध गवाही नहीं होती है, प्रमाण नहीं होते हैं, वो छूट जाते हैं। और इसीलिए हम लोग कई बार नाराज होते हैं कि हमारा कानून का सिस्टम कितना खराब है, लोग बच जाते हैं। लेकिन 2-3 मामले हमारे देश में जहां ओनस ऑफ प्रूफ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सिद्ध करने की जिम्मेदारी जानबूझकर लगाई गई है दूसरे पक्ष पर। जैसे एट्रोसिटीज एक्ट है जो SC/ST के लिए होता है, अगर वो किसी सवर्ण व्यक्ति पे आरोप लगाए कि इसने हमारे साथ जाति मूलक दुर्व्यवहार किया है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति की नहीं है किसने मेरे साथ ऐसा किया है, जिस पे आरोप लगाया है उसे साबित करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। ऐसे ही इस वाली बात को थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए। अगर कोई महिला किसी पुरुष पे आरोप लगाती है कि इसने मुझे मोलेस्ट किया है, छेड़खानी की है, ईव टीजिंग की है, बदतमीजी की है, तो साबित करने की जिम्मेदारी पुरुष पर है, न कि महिला पर है। ठीक है, साबित करने की जिम्मेदारी पुरुष पर है कि मैंने ऐसी बदतमीजी नहीं की है, मैंने ऐसी हरकत नहीं की है। मतलब स्वाभाविक बात है कि जब भी ऐसा कानून होगा कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करेंगे ही करेंगे, ऐसा थोड़ा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तब करते हैं जब किसी वंचित वर्ग को शक्तियां देने की जरूरत महसूस की जाती है, उस समय ऐसा किया जाता है और महिलाओं के पक्ष में ऐसा किया गया है। स्वाभाविक है कि इसका मिसयूज भी होता होगा, लेकिन जिस देश में सामान्यतः घरों के अंदर महिलाओं से बदतमीजी होती हो, उस देश में उनको यह साहस देने के लिए कि वो पुलिस से हेल्प ले सके, ऐसा प्रावधान किया गया है। कई देश करते हैं, भारत ने भी किया है। इस मामले में ओनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? PIO के ऊपर है। यानी यदि आपने कुछ मांगी सूचना, गलत सूचना आ गई, अब PIO ये नहीं कहेगा कि साबित करो कि सूचना गलत है, PIO को साबित करना होगा कि जो सूचना मैंने दी है वो ठीक सूचना है। और इंफॉर्मेशन कमीशन जिसमें इसकी खाट खड़ी करेगा वो PIO है। तो ओनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? PIO के ऊपर है, न कि कंप्लेनेंट के ऊपर। आप केवल शिकायत कर देंगे, उसके बाद PIO अपने आप समझाएगा कि उसका फैसला क्यों ठीक माना जाए। अंतिम बात यह है कि जो अपील का जजमेंट आएगा CIC SICA, ये अपने आप में फाइनल और बाइंडिंग होगा। फाइनल और बाइंडिंग होने का मतलब है कि इसके बाद इस पर कोई और कार्यवाही नहीं होगी। और आगे चल के लिखा भी हुआ है, यह तो संकेत है, आगे चल के लिखा भी हुआ है इस एक्ट में कि किसी भी अदालत में इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती है। नो जुडिशियल रिव्यू, ये बात यहां नहीं लिखी है, आगे आएगी, पर संकेत वही है, आप संकेत में यहां भी नोट कर लें।
नो जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब ये फैसला फाइनल है, अब इसके बाद कहीं आप जा नहीं सकते, इस फैसले को मानना ही होगा, इसको अंतिम मानेंगे। और सूचना आयोग के पास शक्तियां ठीक ठाक हैं, वो उस अधिकारी को ठीक ठाक डांट सकता है, डपट सकता है। सेक्शन 20 में है पेनल्टीज क्या क्या है। अगर सूचना आयोग को समझ में आए कि पीआईओ ने गलती की है, तो पीआईओ को ठीक करने के लिए उसके पास क्या क्या दंड लगाने की शक्ति है, पेनल्टीज क्या क्या है। तो सेक्शन 20 पेनल्टीज, पेनल्टीज क्या क्या है। मतलब 19 में लिखा है कि वो उस अधिकारी को आदेश दे सकता है कि सूचना प्रदान करो, सिस्टम बनाओ अपना ठीक से, वो सब कर सकता है। लेकिन जो पेनल्टी लगाने की बात है, वो पेनल्टी क्या है। देखिए, पेनल्टी ये है कि अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ऐसा लग जाए कि पीआईओ ने जानबूझकर गलती की है, जानबूझकर गड़बड़ की है, बाई मिस्टेक हो गई है, तो कोई बात नहीं, फिर समझा बुझा के कहते हैं अगली बार से ध्यान रखना चिंटू, ऐसे मत किया करो, तब ऐसे करते हैं। अगर रीजनेबल व्याख्या उसके पास नहीं है और उसने रिफ्यूज कर दिया, गलत सूचना दी, सूचना को डिस्ट्रॉय कर दिया, टाइम लिमिट क्रॉस कर दी, ऐसा कुछ भी अगर किया, तो उसके खिलाफ 250 रुपए प्रतिदिन का फाइन लगाया जा सकता है, जो उसके वेतन में से कटेगा। 250 रुपए प्रतिदिन, लेकिन साथ में लिखा है ये अधिकतम 25,000 रुपए हो सकता है। और ये दिन कैसे काउंट होंगे? दिन काउंट होंगे जब उस व्यक्ति ने अप्लाई किया था और उसके बाद जब सीआईसी के माध्यम से सूचना उस तक पहुंची है, उसके बीच के गैप को काउंट करने की शक्ति सीआईसी के पास, सीआईसी के पास है, वो इनमें से किसी डेट को काउंट करके ये फाइन जोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये फाइन जब लगाएंगे तो एक अधिकार होता है सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हर्ड। आर्टिकल 14 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस का एक राइट है कि दोनों पक्षों को सुने बिना फैसला कर नहीं सकते हैं। तो किसी पीआईओ पर दंड लगाने से पहले पीआईओ का पक्ष सुनना जरूरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो साथ में लिखिए पीआईओ का पक्ष जरूर सुना जाएगा, पीआईओ का पक्ष सुनने के बाद ऐसा करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। कई बार आदमी सुनने के मूड में होता नहीं, जैसे ये जो जिन 4 लोगों को फांसी सुबह होनी थी और फिर बच गए कुछ दिनों के लिए, तो जब राष्ट्रपति को भेजा दया याचिका, मेरे ख्याल से 1 घंटे में साइन होकर आ गई कि खारिज की जाती है। तो इन्होंने यही केस कर दिया कि राष्ट्रपति पहले मूड बना के बैठे थे, उन्होंने ठीक से विचार ही नहीं किया, तो राष्ट्रपति को बाध्य किया जाए कि ठीक से विचार करें, पर बचेगा 1 हफ्ता और मिल जाए कम से कम, जीवन प्रत्याशा और बढ़ जाए थोड़ी सी। सुबह 6 बजे का टाइम मुकर्रर था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी रुको, जब तक नेक्स्ट ऑर्डर ना आ जाए तब तक के लिए छोड़ दो। उनकी जिंदगी कैसी होगी? आज सुबह सोच रहे होंगे भैया आज आखिरी दिन है यार, आंसू लगातार बह रहे होंगे कि भैया आखिरी दिन है, गले मिल लो गले मिल लो। शाम को पता लगा नहीं अभी है 5-7 दिन, अभी भाई पार्टी चल रही है, पार्टी करो पार्टी करो। 4 बच गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, अभी 4 बच गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा पेनल्टीज के अलावा जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, सीआईसी है, एसआईसी है, अगर किसी अधिकारी का आचरण ठीक ना लगे उसको इस आयोग इस कानून के तहत, वो संस्तुति दे सकता है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए, अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। ये केवल सिफारिश ही कर सकता है बेचारा, इसके पास इससे ज्यादा पावर है नहीं। सिविल कोर्ट है ना, सिविल कोर्ट के पास कोई दंड देने की शक्ति नहीं होती है, तो दंड दे नहीं सकता, ये केवल उसके विभाग को सिफारिश कर सकता है कि इस व्यक्ति को सजा दी जाए, कुछ नुकसान पहुंचाया जाए। कौन सा नुकसान? सर्विस रूल्स के तहत, उसके सर्विस रूल्स के तहत, जिस सर्विस का वो व्यक्ति है उस सर्विस के रूल्स के तहत उसे उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए, ये सिफारिश देने की शक्ति सूचना आयोग के पास है। ये मैक्सिमम है जो सूचना आयोग किसी के खिलाफ कर सकता है। यहाँ तक की बात स्पष्ट होगी आप लोगों को, मुख्य बात सारी खत्म हो गई है। इसके बाद अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम ही है मिसलिनियस। इसका मतलब जो कहीं सेट नहीं हो पाया उसे यहाँ सेट करेंगे। तो आरटीआई एक्ट चैप्टर 6 जिसका नाम है विविध, इसका मतलब इसका हर सेक्शन अलग अलग है, इसमें कोई आपस में लिंक देखना मुश्किल है। एक एक लाइन में सब समझते चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन 21, केवल एक शब्द लिख लीजिए, गुड फेथ। ये शब्द आपकी भाषा का हिस्सा है, गुड फेथ। कभी किसी ने आपसे कहा कि मैंने तो गुड फेथ में ऐसा किया था? कितने लोगों ने सुना है शब्द? बताइए, गुड फेथ बताओ क्या मतलब होता है? भरोसे में किया था, ठीक बात है। और बैड फेथ क्या होता है? होता है, बैड फेथ भी होता है। बैड फेथ कितने लोगों ने सुना आपने से? गुड, अरे वाह, 2 लोग। बताइए इसका मतलब? बुरे भरोसे पे किया, दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया, बैड फेथ, बुरा भाव। यस 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 यस, ये है ना बच्चा। उठो जरा, पहले नाम बताओ अपना। निलय श्रीवास्तव, हाँ बताओ क्या होता है बैड फेथ? शब्द सही बताया था आपने, व्याख्या बिगड़ गई। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी साहित्य है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बैड फेथ जो है ना, एक कंसेप्ट है जो फिलोसफी के पाठ्यक्रम में है, तो मैंने अज्यूम किया कि हो सकता है इनका विषय फिलोसफी हो, इसलिए ये बता पा रही हूं उससे। सही है, बैड फेथ एक व्यक्ति का कंसेप्ट है, उस व्यक्ति का नाम है जीन पॉल सार्त्र। इनका नाम सुना आपने? तो सार्त्र का कंसेप्ट है बैड फेथ, इसका मतलब है, इन्होंने शब्द एकदम सटीक बोला था, आत्मप्रवंचना। आत्मप्रवंचना का मतलब खुद को बेवकूफ बनाना, ये होता है बैड फेथ। आपको पता है कि आप किसी मामले में ठीक स्थिति में नहीं है
और खुद को ही धोखा देते रहना, इसको बोलते हैं बैड फेथ। तो बुरी बात होती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता क्या है? जैसे मान लीजिए, देखो भारत में शादी दो प्रकार की होती है, एक प्रेम विवाह, एक फूफा विवाह। जो फूफा जी जाके करते हैं फाइनल, है ना, इसका फूफा उसका फूफा मिलकर फाइनल करते हैं कि बच्चों की शादी होगी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं अरेंज मैरिज बोलते हैं। तो अरेंज मैरिज, अच्छा इनमें से कौन सा विवाह ज्यादा सफल होगा कहना बड़ा मुश्किल है। दोनों में विफलता की पर्याप्त संभावना होती है, तो दोनों में सफलता की संभावना भी ठीक ही होती है। ये लफाजी है कि प्रेम विवाह ज्यादा सफल होगा या ज्यादा फेल होगा, कहने की बात है, बेकार की बात है। दोनों में संभावनाएं बराबर है। तो मान लीजिए कि आपने अरेंज मैरिज की, पापा ने कहा बेटा तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ लिया है। आपने कहा पापा बचपन से आपने मुझे पाला है, आप मेरे बारे में गलत फैसला कैसे कर सकते हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे पप्पा हैं, आपने तय किया ठीक ही किया होगा पापा। तो पापा कह रहे बेटा फोटो देखोगे? नहीं पापा, क्या फोटो देखनी है, आपने देख लिया ना, आप गलत कैसे फैसला कर सकते हैं, मैं आपकी आंखों की तारी हूँ, राजकुमारी हूँ, कैसे गलत हो सकता है। पापा की आंख से टप टप आंसू गिरे, आपकी आंख से भी टप टप आंसू गिरे, और पापा ने तभी फोन घुमाया और कहा कि बेटा फाइनल समझो, बेटी ने हाँ बोल दिया है और शादी की डेट फाइनल हो गई और ठीक हो गया, है ना। फिर शादी हो गई, ठीक है, लड़का देखने में ठीक ठाक है, मतलब जैसा मतलब फादर से उम्मीद थी आपको वैसा उन्होंने किया, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही खराब पीस चुन लिया आपके लिए, ठीक देखा, है ना। मान लीजिए कि शादी नहीं चल पाई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या भरोसा दुनिया में, मान लीजिए नहीं चल पाई, तो उसके बाद आप जीवन भर एक खास तर्क के साथ गुजारेंगे जीवन, उसको बोलेंगे बैड फेथ, कि मुझसे पूछा होता ना तो ऐसा नहीं होता, पापा ने कर दी, उनकी गलती है, इसको बोलते बैड फेथ। अगर ऐसा होता ना तो मैं तो ये कर देता, ये जो है इसको बोलते बैड फेथ। जब मौका मिला तो आंसू भागे भाग लिए वहां से, तो फैसला नहीं किया, अपना अधिकार मांगा नहीं, और जब फैसला गलत पड़ गया तो ठीक है दूसरे पर फोड़ दिया। अगर ठीक हो जाता फिर क्या बोलते, मुझे पता था मेरे पापा ठीक फैसला करेंगे, तब पापा नहीं, मुझे पता था कि पापा ठीक फैसला करेंगे, तब केंद्र में मुझे आ जाएगा, मुझे पापा किसके हैं, तब केंद्र में आ जाएगा ये पापा किसके हैं। तो जल्दी से सेक्शन 21, सेक्शन 21 में एक शब्द है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है अच्छी नीयत से, अच्छे विश्वास से, अच्छे भरोसे से। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी पीआईओ ने अच्छी नीयत से कुछ कार्य किया और संयोग से, अच्छी नीयत से कोई कार्य किया, संयोग से वो सूचना के अधिकार के विरुद्ध निकला, संयोग से साबित हुआ कि उसने गलती की है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कोई दंड नहीं दिया जाएगा, नो पेनल्टीज। अगर ये स्पष्ट हो जाए कि ऐसा करने के पीछे उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी, मिस्टेक हो गई है, तो ऐसा नहीं करेंगे। स्पष्ट हो गई बात। इसके बाद सेक्शन 22, कल मैंने एक फुल फॉर्म लिखी थी OSA, बताओ क्या है, साथ में 1923 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। जो बात सेक्शन 8 में लिखी थी संकेत के रूप में, वो बात बहुत स्पष्ट रूप में लिखी सेक्शन 22 में, एकदम स्पष्ट रूप में, 22 तो बनाया ही इसके लिए गया है, और वो ये है कि RTI एक्ट जो है वो OSA 1923 को ओवरराइड करेगा। मैंने कल कहा था कि ओवरराइड शब्द सेक्शन 8 में नहीं है, वो शब्द यहां पर है, सेक्शन 22 में है। तो एकदम साफ लिखा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इसके बीच में कहीं भी अगर दुविधा होती है, कंफ्यूजन होता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट शैल ओवरराइड द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और साथ में यह भी लिखा है तथा अन्य एक्ट। तो अगर कोई दूसरा एक्ट भी है जो आरटीआई एक्ट को रोकने का प्रयास करेगा, तो ऐसा कोई भी स्टैट्यूट आरटीआई एक्ट के सामने छोटा हो जाएगा। ऐसे वाक्यों की शुरुआत करते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग, कि कोई भी दूसरा एक्ट हो, ये एक्ट प्राथमिक रहेगा, इस भाषा में इसको लिखा जाता है। स्पष्ट हो गया। अगर दो एक्ट में झगड़ा हो गया तो कौन सा जीतेगा, आरटीआई जीतेगा, ठीक है। फिर है सेक्शन 23। सेक्शन 23 में वो बात साफ तौर पर लिखी है जो थोड़ी देर पहले मैंने संकेत के रूप में बताई थी, वो है नो जुडिशियल रिव्यू। किसी भी अदालत में, देश में किसी भी अदालत में इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसलों के विरुद्ध याचिका, अपील दायर नहीं हो सकती है, ये साफ साफ लिखा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में ये छुपन छुपाई कब से चल रही है। सरकार कोई भी एक्ट पास करती है उसमें लिखते हैं नो जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट कहता है बेटा आने दो मेरे पास कभी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट उछलता नहीं है, उसको खराब लगता है ना, गरीब का ध्यान रखना होता है, वेट करते हैं कि एक केस आ जाए एक बार, और जैसे पहला केस आता है तो सरकार बोलती है कि हुजूर आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है नो जुडिशियल रिव्यू। फिर जज कहता है और संविधान के मूल ढांचे में क्या लिखा है, कह रहा वो तो आप ही जानते हैं, क्या लिखा है उसमें, लिखा है जुडिशियल रिव्यू, यस जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ है। तो जो संविधान के ढांचे में लिखा हुआ है उस तुम किसी एक्ट में खारिज कर दोगे, रूल्स में खारिज कर दोगे, तो क्या होगा उससे, फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज करते हुए उस एक्ट का इतना हिस्सा खारिज कर देता है कि बाकी एक्ट चलता रहेगा, ये नहीं चलेगा। जैसे जो 10th शेड्यूल है वो तो संविधान में है, दल बदल वाला, उसमें लिखा कि स्पीकर का फैसला अंतिम होगा, उसके बाद बात भी नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कौन सा केस था वो, की हो तो होलोहान बनाम जाचिल हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा कि ये बाकी सारा अधिनियम अच्छा है, सारी 10वीं अनुसूची अच्छी है, लेकिन इसमें ये जो एक लाइन है ना, ये लाइन गलत है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज करते हुए इस लाइन को खारिज किया जाता है, वॉइड, नल एंड वॉइड किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी दिन वेट किया, फिर एक मामला आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये सही लिखा है गलत लिखा है, गलत लिखा है, और कहा कि इसका रिव्यू हाई कोर्ट में हो सकता है। तो हमारे पास तो मत है ना, हम फ्री नहीं रहते, बच्चों के पास चले जाना, हाई कोर्ट के पास चले जाना, हाई कोर्ट रिव्यू करेगा। हाई कोर्ट बहुत बड़ी ताकतवर चीज है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जाना है। चलिए।
सेक्शन 24 इसका बहुत विवादास्पद सेक्शन है। फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन ऐसे हैं जिन संगठनों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। आरटीआई के दायरे से बाहर। अब ध्यान देना है, सेक्शन 8 में क्या था, कुछ सूचनाएं थी जो आरटीआई के दायरे से बाहर थी। वहां क्या था, ऐसी कोई भी सूचना जिसका संबंध देश की सुरक्षा के साथ है, जिसका संबंध विदेशों के साथ संबंधों से है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से है, पार्लियामेंट प्रिविलेज से है, उस सबको दूर रखेंगे। अब क्या कर दिया, कुछ संगठनों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखेंगे। और ये संगठन किस प्रकार के, दो शब्द लिखे हुए हैं, एक लिखा है इंटेलिजेंस, तो इसका अनुवाद यूपीएससी का बुद्धिलब्धि। आप लोग क्या अनुवाद करेंगे इसका, आसूचना, है ना, आसूचना, या खुफिया संगठन करेंगे। खुफिया भी चलता है कहने के लिए, लेकिन आसूचना ज्यादा प्रामाणिक अनुवाद है। और दूसरा है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। तो कुछ खुफिया व सुरक्षा संगठनों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है, इसका जिक्र सेक्शन 24 में है। और साथ में लिखा है जिनकी सूची शेड्यूल 2 में है। तो शेड्यूल 2 में इसकी लंबी सूची है, लंबी सी सूची है, ठीक है। अब इस पर एक विवाद आने की संभावना थी, आपत्ति होने की संभावना थी। इससे बचने के लिए साथ में 2 क्लॉज और लगा दी। एक क्लॉज क्या लगा दी है, किंतु यदि मांगी गई सूचना का संबंध इस संगठन से जुड़े किसी भ्रष्टाचार या मानवाधिकार हनन के मामले से है। इस पर सेकंड एआरसी ने भी टिप्पणी की है इसी बात पर, ध्यान रखना है। कुछ संगठन हैं शेड्यूल 2 में लिखे हुए हैं, वो सब आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर है, ठीक है। वो कौन से संगठन है देख लेंगे कौन से हैं। पर साथ में लिखा है कि यदि मांगी गई सूचना का संबंध उन संगठनों में निहित किसी भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के मामले से है, तो आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं होगा, तब सूचना दी जाएगी। फिर क्या किया है, परंतु का परंतु बना दिया है। परंतु का मतलब होता है एक नियम, किंतु ये, तो किंतु के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं प्रोविजो या परंतु। और कभी कभी क्या होता है कि प्रोविजो के बाद उस प्रोविजो का एक प्रोविजो होता है, परंतु का परंतु होता है। जैसे यहां पर है, परंतु यदि प्रश्न मानवाधिकार हनन का हुआ तो उससे संबंधित सूचना केवल और केवल सीआईसी की सहमति से ही जारी की जाएगी। उससे छोटे लेवल पर कोई उस सूचना को जारी नहीं कर सकता है, केवल और केवल सीआईसी ही जारी कर पाएगा। यहां तक बात स्पष्ट होगी आप लोगों को, बंसमोर अच्छा लगा आप लोगों को, शेर फिर से सुनाओ। तो सेक्शन 24 ये कहता है कि खुफिया और सुरक्षा से जुड़े कुछ संगठन, सारे संगठन केंद्र के हैं, सेंटर के संगठन है, ठीक है। खुफिया कार्यों और सुरक्षा से जुड़े केंद्र के कुछ संगठनों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। फिर कहता है कि वो संगठन कौन से हैं, उसकी लिस्ट देख सकते हैं शेड्यूल 2, इस एक्ट की शेड्यूल 2 है उसमें। फिर लिखा है कि इन पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होगा, लेकिन यदि मांगी गई सूचना का संबंध इन संगठनों से संबंधित भ्रष्टाचार या मानवाधिकार हनन के मामले से है तो लागू होगा। फिर लिखा है किंतु यदि सूचना मानवाधिकार हनन के मामले पर मांगी गई है तो वो सूचना दी जाएगी, लेकिन किसकी सहमति से, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसकी सहमति से दी जाएगी, किसी और व्यक्ति की सहमति से सूचना नहीं दी जा सकेगी। ऐसा स्पष्ट हो गया मामला। चलो अभी आते हैं ना, रॉ पे भी आते हैं, काहे रो रहे हो, वेट करो, बताते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी कह दिया है कि जो शेड्यूल 2 है उस लिस्ट को केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से बढ़ा या घटा सकेगी। अगर उसे लगे किसी और संगठन को इसमें शामिल करना है तो एक नोटिफिकेशन निकालना है, शामिल कर देना है। अगर लगता है कि रखने की जरूरत नहीं है, एक नोटिफिकेशन निकाला, उसको हटा दिया। तो इस लिस्ट में संगठनों को शामिल करने और हटाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा, लेकिन जब भी वो ऐसा करेगी, अपना ऐसा जो आदेश होगा उसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखेगी। एक शब्द से परिचित हैं आप लोग, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये वही चीज है। आगे 2 बार और आएगा, वही मामला आएगा। तो केंद्र सरकार हटा सकती है, किंतु हटाने का फैसला संसद के सामने रखना होगा, संसद के दोनों सदनों से उसे अप्रूव करवाना पड़ेगा, ये उसमें निहित है। यहां तक पूरी बात स्पष्ट होगी आप लोगों को, ठीक। अंत में छोटा सा वाक्य ये है कि स्टेट्स भी अपने अपने राज्य के ऐसे संगठनों को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रख सकेंगे। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, उसमें सीआईडी डिपार्टमेंट है, और राज्य को लगता है कि सीआईडी डिपार्टमेंट की सूचनाएं तो कम से कम बाहर ना जाएं, तो एक लिस्ट निकाल देंगे कि इन विभागों की सूचनाएं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत बाहर नहीं जाएंगी या उसके अधिकार बाहर नहीं जाएंगी, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब ये संगठन कौन कौन से हैं, इसकी लिस्ट थोड़ी समझ लीजिए। इस लिस्ट में कुछ तो ओरिजिनल लिस्ट थे, कुछ संगठन बाद में बढ़ गए हैं, अभी काफी संगठन है। 3-4 का नाम ध्यान रखिए। सबसे पहले लिखिए आईबी, फुल फॉर्म बताओ आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और हिंदी में क्या बोलेंगे, विभाग का डिपार्टमेंट होता है भाई, सूचना ब्यूरो है, अन्वेषण ब्यूरो, वो तो जो सीबीआई है ना, उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ब्यूरो को आमतौर ब्यूरो ही कहने का रिवाज है, तो आप आसूचना ब्यूरो। अगर कोई आपसे कहे कि भाई साहब आसूचना ब्यूरो जाना है, रास्ता बताओ, और आप आईबी के ऑफिस सामने खड़े हुए हैं, अब बता पाएंगे रास्ता उसको, कहेंगे यार हिंदी में बताओ कहाँ जाना है, कहा आईबी, हाँ ये बोलो ना आईबी जाना है, ये आईबी, अब व्यावहारिक है ना। चलो आईबी। दूसरा है रॉ, आरएडब्ल्यू। आरएडब्ल्यू की फुल फॉर्म कौन बताएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर आता है, और विदेशी मामलों में जो इंटेलिजेंस है वो ये करता है, रॉ।
बहुत सारे हैं, आप 3-4 नाम लिख लो। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। बताओ बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडियन, आई से इंडियन होता है ना आमतौर पे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, असल में ये सब पता क्यों बने हैं? क्योंकि संविधान में गलती से पुलिस को राज्य सूची में लिख दिया था। तब से केंद्र परेशान की पुलिस कैसे बनाई अपनी? पुलिस को राज्य सूची में, फिर घुमा फिरा के पुलिस फोर्स बनाई अपनी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब करके खूब झगड़ा हुआ इस मामले में इंदिरा गांधी और राज्यों के बीच में। पर इंदिरा गांधी थी तो बना दिया। फिर एक नाम एनएसजी सुना है? एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, लिखो एनएसजी। उसके बाद आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स। बहुत बढ़िया, जबरदस्त पता है आप लोगों को तो भाई। ये सब संस्थाएं शुरू से। अब 3-4 लिखो जो बाद में जोड़ी गई हैं, उनका नाम भी नोट कर लीजिए। जो जोड़ी गई उनमें एक का नाम है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक का नाम है एनआईए, क्या है? निया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एडवांस एजेंसी। लोग ए से एडवांस कर लेते हैं, एन से नेशनल कर लेते हैं, जहां भी आता है। और इसके बाद एक संस्था का नाम है एसपीजी। देखते कौन आता है? शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा नहीं, क्या होगा एसपीजी? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, तो 2-4 संस्थाएं बताइए, बाद में जोड़ी गई हैं, बाकी बहुत पहले से हैं। चलिए, लगभग सारा हो गया, बाकी छिटपुट कुछ 5-6 पॉइंट बचे, जल्दी से निपटाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि एक्ट बनने के बाद अभी तक की स्थिति क्या है कुल मिलाकर। सेक्शन 25 में कुछ नहीं, एक शब्द लिखिए, मॉनिटरिंग, यानी कि निगरानी। कुछ नहीं, इसमें सिंपल लिखिए कि ये जो आयोग है ना केंद्र का, सीआईसी, एसआईसी, इसमें लिखिए सीआईसी और एसआईसी एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, एक वार्षिक रिपोर्ट बनाएंगे। और दूसरा लिखिए रिपोर्ट भेजेंगे सरकार को, मतलब केंद्र वाला किसको भेजेगा? केंद्र की सरकार को, राज्य वाला राज्य की सरकार को भेजेगा। फिर से बताएं? देखो, पहली बात, सीआईसी और एसआईसी एक एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, वार्षिक रिपोर्ट बनाएंगे। दूसरी बात, ये वार्षिक रिपोर्ट कहाँ जमा करेंगे? संबद्ध सरकार को, है ना, केंद्र वाला केंद्र को, राज्य वाला राज्य को। तीसरा, सरकार उस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखेगी। केंद्र सरकार कहाँ रखेगी? संसद के दोनों सदनों में रखेगी। राज्य सरकार रखेगी राज्य के दोनों हाउस या एक हाउस, जैसा भी होगा, जो लेजिस्लेचर वहां का है वहां रखेगी। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें होंगी। इस रिपोर्ट में क्या क्या होगा, कुछ पॉइंट लिखिए। रिपोर्ट में क्या क्या होगा? जैसे कितने आवेदन आए, नंबर 1, कितनी सूचनाएं दी गई, कितनी मना की गई, कितनी अपीलें हुई। ठीक, कितने आवेदन आए, कितनी सूचनाएं दी गई, कितनी मना की गई, कितनी अपीलें हुई। ठीक है, कितनी अनुशासनिक कार्रवाइयां हुई, कितनी फीस इकट्ठी हुई, 10-10 रुपए करके, छूट गया, कितनी फीस इकट्ठी हुई। फिर से बताओ, कितनी फीस इकट्ठी हुई। अरे उसके पहले वाला मुझे लगा अच्छे तरीके से बोल रहा है, कितनी फीस इकट्ठी हुई, मतलब कितनी आवेदन आए, कितने आवेदन पे सूचना दी गई, कितने पर मना किया गया, कितने पर अपीलें आई, कितनी फीस इकट्ठा हुई, है ना। इसके बाद एक पॉइंट है कि अगर किसी सरकारी विभाग ने अच्छा काम किया हो तो उसकी विशेष तारीफ। तो अच्छे काम के लिए विशेष तारीफ, केस स्टडी की तरह से सब लोग समझें कि काम ऐसे होता है। अच्छे काम के लिए विशेष तारीफ करनी है उसमें। और अंत में सरकार के लिए सुझाव कि हे सरकार जी, अगर आप ये सुझाव मान लेंगे तो एक्ट थोड़ा और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। इसको बोलते हैं सरकार के लिए सुझाव। ये रिपोर्ट हर साल, जैसे यूपीएससी की रिपोर्ट नहीं आती हर साल, इतना अच्छा डेटा उसमें होता है, इतना साइंटिफिक क्लासिफाइड डेटा होता है। तो कोई भी संस्था अपनी सारी सूचनाओं को एक वेल क्लासिफाइड फॉर्म में प्रस्तुत करे, इतनी मामला है। इसके बाद है 26, सेक्शन 26 में है सरकार। सरकार को सुझाव दिया गया है कि सरकार कुछ कार्यक्रम बनाए। सरकार को कार्यक्रम बनाने की सलाह। कार्यक्रम का मतलब यहां पर क्या था कि कैसे इस एक्ट को और बेहतर बनाएं। ठीक है, तो इसमें संकेत कीजिए कि आर्थिक संसाधनों को देखते हुए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए सरकार को। पता लगा सूचना में ज्यादा खर्च कर दिया और गेहूं आई नहीं, तो आर्थिक संसाधनों को देखते हुए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए सरकार को। क्या क्या कार्य करने चाहिए? नंबर 1, जनता को सूचना के अधिकार के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। जनता को सूचना के अधिकार के प्रति जागरूक बनाना है। दूसरा देखिए, पीआईओज का प्रशिक्षण, खूब ट्रेनिंग करवाएं बार बार। और तीसरी बात, एक सहायक पुस्तिका छापे जिससे कोई भी नागरिक समझ सके। गाइड, एक सहायक पुस्तिका छापे जिसे कोई भी नागरिक समझ सके। समझ मतलब वो आरटीआई यूज कर सके उसके बाद, उसके आधार पर। और टाइम लिमिट है कि 18 महीने के अंदर ये पुस्तक छापनी है। ब्रैकेट में 18 महीने, एक्ट शुरू होने के 18 महीने के भीतर ये पुस्तिका छाप देनी है। अब आइए 27 पर, अब बस खत्म होने वाला है, 4-5 बच्चे छोटे छोटे। सेक्शन 27। सेक्शन 27 का मतलब है कि रूल्स बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति सरकार के पास है।
सरकार की नियम बनाने की शक्ति। वही शब्द याद कीजिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके लिए हिंदी में सटीक अनुवाद कौन करेगा? प्रत्यायोजित विधायन। इसका सिंपल सा मतलब हमेशा ध्यान रखना है, हमारे संविधान में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास है। पर विधायिका 24/7 साल भर बैठ नहीं सकती है, उन्हें और बहुत सारे काम करने होते हैं। तो हमारी संसद जो है, केंद्र की बात अगर करें, संसद बैठती है साल में 3 बार, कभी कभी जरूरत पड़े तो एक बार और बैठ जाती है। तो क्या करना होता है कि उसी बीच में सारे कानून एक साथ हम ले आते हैं। जैसे नया सेशन शुरू हुआ है तो केंद्र सरकार मूड में है, 45 विधेयक तैयार लेके बैठी हुई है कि इस बार पास करवा लेने हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि हल्ला मचाएंगे, सरकार और खुश है, तुम हल्ला मचाना, हम इस बीच में पास करवा लेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा। अभ्यास है पास करवाने का ठीक से, तो पता भी नहीं चलेगा। जैसे कैंटीन जाएंगे 3 विधेयक पास हो जाएंगे इस बीच में, तो विपक्ष बेचारा क्या करेगा ना, कैंटीन में भी उस पॉइंट पर खड़ा हुआ जैसे अंदर दिखता रहे क्या चल रहा है, ताकि दोनों चीजें मैनेज कर सके साथ साथ। अब सरकार पूरे मूड में है, तो सरकार हमेशा ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए एक तरीका क्या है कि जिस समय संसद का सत्र ना चल रहा हो तब सरकार क्या कर सकती है? एक तो है अध्यादेश कर सकती है। अध्यादेश का जिक्र संविधान में 123 और 213 में है। ठीक है, अध्यादेश तो क्या हो गया? एक्ट ही है, बस सरकार ने जारी कर दिया है और फिर निश्चित समय सीमा के भीतर संसद उसको पास कर देगी तो कानून हो जाएगा, नहीं तो खारिज हो जाएगा। अगर कोई कानून पास हो चुका है, उस कानून से जुड़ा हुआ कुछ कानून बनाना है, उसे बोलते हैं रूल्स या रेगुलेशंस। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अध्यादेश नहीं होता है। डेलीगेटेड का मतलब है एक कानून पहले से है, कानून में शक्ति डेलीगेट की गई है। किसको? सरकार को। तो भारत के लगभग हर कानून में एक क्लॉज आता है जिसका नाम होता है सरकार को नियम बनाने की शक्ति। इसका मतलब जब इसको लागू करेंगे ना तो कई ऐसी चीजें आएंगी जहां नियम बनाने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सरकार का कोई विशेष अधिकारी जो सरकार ने नियुक्त किया इस काम के लिए, ये कैसे तय होता है? सरकार के बिजनेस रूल्स की किताब है, उसमें लिखा होता है। वो अधिकारी रूल्स बनाएगा, नोटिफाई करेगा, गजट में छपेंगे, रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। और उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके बाद जब भी सदन बैठेगा, सत्र होगा संसद का, वो दोनों सदनों में उन रूल्स को प्रस्तुत करेगी सरकार। अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया तो रूल्स अप्लाई हो गए, अगर दोनों सदनों ने उन रूल्स को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो रूल्स चेंज हो गए, खारिज कर दिया तो रूल्स कैंसिल हो जाएंगे। संसद की अंततः सहमति लेनी ही होगी, लेकिन जब तक संसद की सहमति ना मिले तब तक के लिए रूल्स बनाने की शक्ति होती है सरकार के पास। इसी का नाम है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। याद रहेगा? चलो, तो इसी बात को ले लीजिए कि रूल्स बनाने की शक्ति है। बस ये कि जब भी कोई ऐसा नियम बनेगा उसे गजट में, सरकारी गजट में नोटिफाई करना होता है, गजट में अधिसूचना निकालनी होती है, उससे मान लिया जाता है कि अब ये रूल्स बन गए हैं। और रूल्स बनाते हुए ध्यान रखना होता है कि रूल्स जो है ना उस कानून की स्पिरिट के बाहर ना निकले। तो कानून की परिधि में रहते हुए, तो जो उस कानून की भाषा है उसमें रहते हुए रूल्स बनाने हैं। आपको ध्यान है ना वो क्रम, सबसे ऊपर संविधान, उसके बाद एक्ट, एक्ट के नीचे रूल्स रेगुलेशंस, है ना? क्योंकि संविधान से शक्ति आती है एक्ट में, एक्ट से शक्ति मिलती है रूल्स को, इसलिए रूल्स को एक्ट से सुसंगत होना चाहिए, ये जरूरी है। तो सुसंगति का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ में लिखा हुआ है कि इसके बाद जो भी ऐसा रूल बनेगा वो संसद या राज्य विधानमंडल के पास जाएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा वो करना ही होगा, सामान्य सी बात है। स्पष्ट हुआ? यहाँ तक कोई समस्या नहीं? रूल्स किस बारे में बनने हैं? एक तो फीस के बारे में, प्रिंट आउट के बारे में, वो सब जो है उन्हीं चीजों को। तो अगर आपसे पूछे कोई रूल्स कौन कौन से हैं तो बताइए, एक फी के बारे में है, दूसरा प्रोसीजर के बारे में कि कोई व्यक्ति किस प्रोसीजर के थ्रू सरकार से किसी चीज को डिमांड कर सकता है। तो बताओ कि केंद्रीय मतलब सूचना के अधिकार के तहत यदि रूल्स बनाने होंगे तो शक्ति कौन सी सरकार के पास है? केंद्र या राज्य? दोनों के पास है ना? दोनों के पास शक्ति है। अब कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर सरकार की हिम्मत पड़ती नहीं कि उनसे कह सके कुछ, तो उन मामलों में ये आवाज वहीं से आई लगता है। हाँ, उठो मुस्कुराते हुए बच्चे, उठो उठो। तो डेलीगेट करना ही प्रदत्त करने वाला सेंस आती है, इसी सेंस में होगा। ये कह रहे कि सर आपने इतना कुछ बताया, थोड़ा सा लोक अदालत और सेशन कोर्ट समझा देंगे बीच में, उसका मौका आएगा समझा देंगे। सेशन कोर्ट कुछ नहीं है, जिले की सबसे बड़ी अदालत जो क्रिमिनल केस देखती है वो सेशन कोर्ट है, सिंपल। लोक अदालत का मतलब है किसी संसद द्वारा एक ऐसी अदालत बनाना जिसमें आपसी सहमति से फैसले हो जाएंगे। तो लोक अदालत में जरूरी नहीं है कि कोई लीगल बॉडी की तरह से काम करे, पर उसको कुछ शक्तियां उस तरह की मिलती है। जैसे बिजली विभाग है, 10,000 बिजली के बिल हैं जिन पर आपत्तियां हैं लोगों को, अभी सब जाएंगे कोर्ट में केस चलेगा और मर जाएंगे लेकिन केस खत्म नहीं होगा। तो बिजली विभाग क्या करेगा? लोक अदालत। उसमें क्या है, वहां पर 2 लोग बैठे हैं, एक बिजली विभाग का सीनियर व्यक्ति, रिटायर्ड व्यक्ति है या एक्टिंग व्यक्ति है। एक लिस्ट होती है जिसमें लोक अदालत में बैठने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आमतौर पर रिटायर्ड जजेस होते हैं। जज था, रिटायर हो गया, आजकल खाली है, उसको उसमें रख लेते हैं। ठीक है, 10 बजे शुरू हुई लोक अदालत, जज साहब बैठे हैं, एक अधिकारी साथ में बैठा हुआ है। अब जिस व्यक्ति को शिकायत है उसको बुलाएंगे, पूछेंगे क्या दिक्कत है भाई। उसने कहा सर मेरा बिल इतना आ गया, इतना नहीं आना चाहिए था। उसी समय बिजली विभाग का व्यक्ति सामने आएगा कि सर ये ऐसी सी बात है, कहीं जल्दी समझौता करो, तुम जल्दी करो समझौता। कह रहे सर 10,000 का बिल है, 3,000 होना चाहिए। नहीं सर 7 से कम नहीं होगा। अरे 5 करो, खत्म करना यार, 5 ठीक है, हाँ 5 ठीक है, हाँ देखो 5,000 ठीक है, देखा 5,000 दोनों साइन किया, हाँ मैं सहमत हूँ, केस रफा दफा हुआ, 5,000 जमा हुआ, खत्म। अदालत खुश कि चलो एक केस तो कम हुआ। ये लोक अदालत है। तो अलग अलग विभागों द्वारा
अपने केसेस को तेजी से निपटाने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म जिसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म कहते हैं, एडीआर कहते हैं, ये वो चीज है। चलिए, तो सेक्शन 27 अपने पढ़े 28 में ऐसी संस्थाएं जिन संस्थाओं पर सरकार की चलती नहीं है, तो यहाँ सरकार काट के एक शब्द लिखते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट के लिए क्या होना चाहिए बताओ? अथॉरिटी तो प्राधिकरण हो जाएगा अभी के लिए, प्रतिस्पर्धी तो मैं कर लेता हूँ, जैसी कोई दिक्कत थोड़ा सी मुझे। अभी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस एक्ट में ना सेक्शन 2 में जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें एक शब्द आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, वहां से शब्द लिया है सेक्शन 2 से। इसका मतलब क्या है? सरकार के अलावा कुछ और संस्थाएं हैं जिनके पास रूल्स बनाने की शक्ति है। किस मामले में? अपनी संस्थाओं के मामले में। हाँ, ये 28 में है, या मैंने मिटाया नहीं? अच्छा अच्छा, आप सीधे कह सकते थे, मिटाना भूल गए आप। चलो, तो सेक्शन 28 में लिखा है पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब सरकार से भिन्न कुछ संस्थाएं आरटीआई के तहत रूल्स बना सकती हैं। ये कौन सी संस्थाएं हैं? इन संस्थाओं में से एक संस्था का नाम है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा की छोटी बहन विधानसभा, राज्यसभा की छोटी बहन विधान परिषद। अब लोकसभा के बारे में नियम सरकार का अधिकारी बनाएगा, तो लोकसभा उससे क्या हल करेगी पता ना आपको? लोकसभा और सरकार में कौन बड़ा है? बड़े का मतलब पद क्रम में सरकार बड़ी है, तो लोकसभा के बारे में शक्ति दी गई है स्पीकर को, और राज्यसभा में माइक को, राज्यसभा विधान परिषद में चेयरपर्सन को, सीपी को, चेयरपर्सन को शक्ति है। यानी लोकसभा सचिवालय, लोकसभा भी तो एक सेक्रेटेरिएट है ना, सचिवालय है ना। लोकसभा सचिवालय से यदि आप सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगेंगे तो वहां वो रूल्स अप्लाई नहीं होंगे जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, वहां वो रूल्स अप्लाई होंगे जो लोकसभा अध्यक्ष ने साइन किए हैं। स्पष्ट हुई बात? ऐसी राज्यसभा में सभापति के रूल्स होंगे। ऐसे ही एक अंकल जी हैं, उनका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सूचना के अधिकार के रूल्स कौन बनाएगा? सीजेआई। की तरह साफ लिखा हुआ है। और फिर प्रश्न क्या था, क्या चीफ जस्टिस का ऑफिस सूचना के अधिकार में आता है? सूचना के अधिकार अधिनियम में सेक्शन 28 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के संबंध में रूल्स सीजेआई बनाएंगे। और 2007 में मामला शुरू हुआ, 19 में जाके खत्म हुआ, जिससे पता लगा कि हाँ, सीजेआई का ऑफिस भी सूचना के अधिकार में आता है। अब पता लगा, देखिए कितना खुफिया सूचना है। ऐसी हाई कोर्ट के बारे में नियम कौन बनाएगा? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो बनाएगा। इन संस्थाओं के बारे में जो जिक्र है उसे बोलते हैं कि ये पावर्स टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और एक अंतिम लिखिए एडमिनिस्ट्रेटर। एक आर्टिकल का जिक्र करता हूं, देखते हैं कौन बताएगा। संविधान का आर्टिकल है 239, अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त कोई प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। दो सौ उनतालीस का संबंध है यूटीज के साथ। यूटी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कह देते हैं ना। उन केंद्र शासित प्रदेशों में जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने प्रशासक बना के भेजा है, प्रशासक का नाम एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एलजी भी हो सकता है, उपराज्यपाल एलजी हो सकता है, और कहीं कहीं उसके लिए एक शब्द चलता है चीफ कमिश्नर। तो इनमें से कुछ भी नाम हो, लेकिन उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। तो वहां के रूल्स कौन बनाएगा? ये व्यक्ति बनाएगा, क्योंकि वहां कोई सरकार, दूसरी सरकार नहीं है, वहां ये सरकार काम करती है। स्पष्ट हो गया? अब आइए सेक्शन 29 में वही बात जो 27 से जिक्र हुआ तब बताई थी, यहां स्पष्ट रूप में बहुत खुल के वो बात लिखी है, और वो ये है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था ना, प्रदत्त विधायन, उसके बारे में है। अच्छा, अपनी कॉमन सेंस से बताओ ये बात। नियम ये है 29 में कि जो भी नियम बनाए जाएंगे उनको संसद या राज्य विधानमंडल के सामने रखना होगा। ये किसके बारे में होगा? 27 में जो बताया था उसके बारे में होगा या 28 के बारे में होगा? लेइंग ऑफ रूल्स, इसका हेडिंग है लेइंग ऑफ रूल्स। इसका मतलब नियमों को रखना, सदन में रखना। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं बड़ी गहराई से क्या बताएंगे 27 और 28 में से किस पे लागू होगा? ये 27 पे लागू होगा, 28 पे लागू नहीं होगा। तो 27 का मतलब क्या हुआ? यदि किसी सरकार ने नियम बनाए हैं, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सेंट्रल या स्टेट, तो सेंटर की सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं वो कहां रखने होंगे? पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। स्टेट की सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर, एक सदन है तो वो और दूसरा भी है तो वो, दोनों में। ये बात हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद जो 3 बातें बताई थी वो 3 बातें यही लिखी है, 29 में लिखी हुई है। क्या लिखी है? जैसे अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद क्या कर सकती है? संसद 3 काम कर सकती है। संसद आमतौर पहले ही काम करती है क्योंकि उनको फुर्सत नहीं होती है। कौन रूल्स पढ़ेगा ध्यान से? तो पहला काम होता है कि संसद सहमत हो जाए, और आमतौर पर सरकार का बहुमत होता ही है, तो सरकार से कौन असहमत होगा? अगर संसद सहमत हो गई तो रूल्स वैसे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सरकार की बात से संसद कुछ हद तक सहमत हो, कुछ हद तक सहमत ना हो, तो सरकार में वो क्या करेगी? संसद संशोधन कर देगी। अगर संशोधन कर दिया तो संशोधित नियम लागू होंगे उसके बाद से, क्योंकि संसद की शक्ति सरकार से ज्यादा है। सरकार की क्या है संसद के सामने? और यदि संसद कहे कि नहीं सरकार जी बहुत ही घटिया नियम बनाए हैं आपने, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, तो बड़ा मतलब टुच्चापन कर दिया आपने, तो खारिज कर दे, तो इसके साथ ही वो रूल्स खत्म हो जाएंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे, तुरंत प्रभाव से समाप्त। अब यहाँ एक सवाल है। सवाल ये है कि सरकार ने नियम बनाए जनवरी में और सदन ने अप्रैल में खारिज कर दिए, और जनवरी से अप्रैल के बीच में 2-3 हजार मामले उसके बेस पे निपटाए जा चुके हैं। उसका क्या करेंगे?
तो एक शब्द है भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे। संसद अगर संशोधन करेगी या खारिज करेगी तो इस बीच में जो हो चुका है वो खारिज नहीं होगा, उसको वैलिड माना जाएगा। तो पहले वाला वैलिड रहेगा। अगर अमित शाह इसको पढ़ लें, समझ जाएंगे रास्ता क्या है। संसद का सत्र खत्म होते ही जो मन में रूल बना दो, उस रूल के तहत जो करना कर लो, फिर संसद खारिज कर देगी तो कोई बात नहीं, इस बीच में जो हुआ वो वैलिड रहेगा, उससे काम चला सकते हैं। और यह तो साफ लिखा हुआ है वो वैलिड रहेगा। और ये कई बार सुप्रीम कोर्ट भी करता है, अदालत भी करती है। आपको ध्यान होगा 2014 में जब सरकार नई बन रही थी ना, उस समय राहुल गांधी ने जाते जाते, कहाँ जाते जाते, सरकार में तो थे भी नहीं, मतलब हाँ उनके लोग थे सरकार में, जाते जाते हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिया था केंद्र में, और वो आरक्षण मिला। इलेक्शन से पहले ऐसा होता है अक्सर, आरक्षण मिला तो जाट लोगों ने खूब अप्लाई किया। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, उसको नौकरी मिल गई दिल्ली विश्वविद्यालय में जाट आरक्षण से, ओबीसी से। और 7-8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी कि आरक्षण गलत आधार पर दिया गया है, इसे खारिज किया जाता है। तो सवाल उठा कि इस बीच में जो नियुक्तियां हो गई उनका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें इन व्यक्तियों की कोई गलती नहीं है, तो जो नियुक्तियां हो गई हैं वो वैलिड मानी जाएंगी, आगे से नहीं होगी। समझ रहे, बिल्ली के भागों छींका फूटा, कभी कभी ऐसा होता है, इस तरह का प्रावधान रहता है। चलिए सेक्शन 30 और फिर 31 दो ही बचे। सेक्शन 30 कहता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। कठिनाइयों का निराकरण करना। ये भी रूल वाली ही बात है, कुछ नहीं है। क्या होता है कि जब कोई कानून बनता है ना, उसमें कई ऐसी बातें होती है कि जब आप उसको लागू करेंगे तब समझ में आता है कि अरे ये तो मामला फंस गया। तो जब सरकार इस कानून को लागू करेगी तो कुछ कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ तात्कालिक उपाय करने होंगे, ऐसा हमेशा होता है। तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए, तात्कालिक उपाय करने के लिए सरकार के पास शक्ति है कि सरकार आदेश दे सके, ऑर्डर निकालेगी, और उस ऑर्डर के साथ ही क्या होगा कि अब ये कानून इस तरीके से चलेगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर। जी हाँ, राज्य की ओर से जो केस होता है ना, तो राज्य को हमेशा ये शक्ति केस वापस ले सके, किसी को भी। जैसे आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की मान लीजिए पुलिस में, आपको ये शक्ति हमेशा है कि आप केस वापस ले सके। तो यदि कोई शिकायत राज्य की ओर से हुई है तो राज्य को भी ये शक्ति है कि केस वापस ले सके। तो जब राज्य की सरकार बदल गई तो सरकार फैसले करती है राज्य के बिहाफ पे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला किया कि जिन लोगों ने उपद्रव किया उन सबके खिलाफ केस करेंगे। और अखिलेश यादव ने ये मानते हुए कि तो सारे मेरे वोटर्स हैं, ये कहा कि हम सरकार में आएंगे तो उनके खिलाफ केस वापस हो जाएंगे, और जिनके खिलाफ नहीं हुए उनके खिलाफ होंगे केस। पॉलिटिकल फैसला होता है, राजनीतिक फैसले हैं। इतनी शक्ति होती है। कोई ऑफेंस वाले मामले में आपको शक्ति है कि आप अपने खिलाफ आपने जो केस किया था, मतलब शिकायत की थी, शिकायत वापस ले सकें, शक्ति होती है। उसी के तहत ऐसा होता है। अब देखो वापस ध्यान से, जब भी कोई कानून लागू होगा कुछ मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों को दूर करने के लिए तुरंत कुछ करना पड़ता है। तो जब तुरंत कुछ करना होगा सरकार क्या जारी कर देगी, आदेश, ऑर्डर जारी कर देगी। इतनी फुर्सत भी नहीं कि रूल बनाए, रूल बनाना लंबा मामला होता है, तुरंत आदेश निकालती है। पर यह शक्ति जो होती है, ये शक्ति होती है केवल 2 साल के लिए, यानी एक्ट लागू होने के पहले 2 साल में सरकार के पास विशेष शक्ति रहती है। आमतौर पर हर एक्ट में होता है, इसमें भी था कि 2 वर्षों तक कोई भी कठिनाई आने पर सरकार को शक्ति होगी कि तुरंत आदेश निकाले और उस अड़चन को दूर कर दे। ठीक, और साथ में क्या लिखा है, एक सेंस में ये आदेश भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। मैंने जो सवाल पूछा आपसे वो ये है कि 2 साल तक सरकार के पास शक्ति आदेश देने की, क्या एक सेंस में ये आदेश भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है या नहीं है? क्योंकि कानून बनाया था संसद ने, सरकार ने उसकी अड़चन दूर करने का आदेश निकाला, तो आदेश भी किसी न किसी सेंस में कानून के बराबर शक्ति रखता है। इसलिए इसे भी संसद के सामने रखना होगा और यथाशीघ्र रखना होगा और संसद से इसको पास करवाना होगा। ये बात इसमें लिखी हुई है। और ये वाली शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, ये शक्ति राज्यों के पास नहीं है, केंद्र के पास है केवल। अब तो क्या है, थी मतलब 2005 से 7 तक थी, अब ये शक्ति केंद्र के पास भी नहीं है। इसके साथ ही अब हमारे सेक्शन 31 की तरफ इसको कर डाला, तो इतनी खुशी हुई आपको इस बात से। सेक्शन 31 में एक ही शब्द है, रिपील। एक ही शब्द है, रिपील, बस। मतलब हेडिंग में एक ही शब्द, उसके बाद एक वाक्य तो है ही, एक ही वाक्य, छोटा सा प्यारा सा मासूम सा वाक्य है। और उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बताओ क्या मतलब इसका। देखते कौन बताता है, कोशिश करो। TFOA नहीं, IA। अच्छा मैं ऐसा कहता हूं, T से द बनता है और A से एक्ट बनता है, और तो और O से ऑफ बनता है। तो द समथिंग ऑफ समथिंग एक्ट 2002। अच्छा आपको लगा कि एक और हिंट दे दें, तो I से इंफॉर्मेशन बनता है, F से फ्री, F से बनता है फ्रीडम। अब पूरे जोड़ के बताओ। द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ये कौन सा एक्ट है?
जो अटल जी ने बनाया था, और लिखा एक ही वाक्य में, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 इज हेयर बाई रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब खत्म किया जाता है, अब से उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और इसका मतलब इसी एक्ट के तहत पिछला एक्ट खत्म हुआ और नया एक्ट उसकी कब्र के ऊपर चढ़ के बैठ गया। ठीक है, इतना है, ये हो गया सारा का सारा सूचना का अधिकार। इसके बाद जो 3-4 इश्यूज आए इसको लेकर, जिस पर शायद कभी सवाल आपसे पूछे भी। देखिए, यूपीएससी में आमतौर पे जो प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिचुएशनल टाइप के। जैसे पीआईओ को लेकर केस स्टडीज आई 1-2 बार, तो जब आपको पीआईओ के अधिकार पता होंगे, जिम्मेदारियां पता होंगी, तो आप शायद थोड़ा बेहतर लिख पाएंगे, उस एक्ट का जिक्र भी कर पाएंगे। ये एक्ट विस्तार में पढ़ाने का मेरा पर्पज ये था कि कोई केस स्टडी आए पीआईओ के बारे में तो आप थोड़ा प्रामाणिक उत्तर लिख सके। ठीक है, इसके बाद क्या क्या हुआ, हेडिंग बनाओ, इसके बाद क्या हुआ। दो 2005 के बाद सबसे पहले 2007 में रेगुलेशंस कुछ बने। 2005 में एक्ट आने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, 2007 में कुछ रेगुलेशंस बने। ये रेगुलेशंस किसने बनाए? सीआईसी ने बनाए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तरफ से ये रेगुलेशंस बनाए गए। और इन रेगुलेशन का कोई खास मतलब नहीं था, इसका मतलब था कि जो सूचना आयोग है उसकी आंतरिक कार्यप्रणाली क्या होगी, तो आप केवल संकेत कर लें, इंफॉर्मेशन कमीशन की आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में कुछ रेगुलेशंस आए थे। तो इसमें हमारी रुचि का कोई विशेष मतलब है नहीं, केवल इतना पता है कि 2007 में एक आदेश ऐसा आया था जिसको हम कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2007, इसका पूरा नाम। ठीक है, इस पर कोई आपसे पूछेगा नहीं कुछ भी, इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना काफी है। जो काम की बात है वो ये कि 2012 में पहली बार सरकार ने रूल्स निकाले इसके लिए, और रूल्स जो थे वो महत्वपूर्ण रूल्स थे। इन रूल्स में वो कुछ सवाल हैं जो सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे बार बार, तो उसमें जो रूल्स है ना, कुछ मोटे मोटे 3-4 जो रूल्स हैं वो देख लीजिए। पहला कि एप्लीकेशन फी क्या होगी, 10 रुपए होगी, इसी में आया। ठीक है, तो सूचना के अधिकार में अगर आपको सूचना मांगनी है कितने रुपए देने पड़ते हैं? 10 रुपए, चाहे एक सूचना मांगे चाहे 5 मांग लें उसी में। तो ऐसा कर सकते हैं 10 लोग मिलकर 1 रुपया दें और सूचना इकट्ठी उसमें डाल दें, और इसमें सस्ता पड़ जाएगा, और इस प्रकार से सूचना इकट्ठी हासिल हो सकती है। क्या बोल रहे थे भाई? कैसे? अभी आ रहे हैं ना, थोड़ा धैर्य रखो, आएंगे उस पर आएंगे। तो पहली बात, कितना पे करना है? 10 रुपए। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने पूछा कैसे पे करना है। कैसे पे करने के 3 तरीके हैं। पहला है कैश में, उस विभाग में जाके उसका जो कैशियर है उसके पास आप जाके 10 रुपए की रसीद कटवाएंगे और उस रसीद को अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा देंगे। एक तरीका तो वो है, ये तो कैश वाला तरीका हो गया। कुछ लोग हो सकता है कि वो कहेंगे कैश अच्छा नहीं लगता हमको, तो उनके लिए सेकंड तरीका है कि डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं या बैंकर्स चेक। जानते क्या होता है? मतलब आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने अपनी ओर से चेक जारी कर दिया, उसको बोलते हैं बैंकर्स चेक। और एक तीसरा होता है आईपीओ। आईपीओ आपने तो सुना होगा, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं, ये आईपीओ वो नहीं है, इसको बोलते हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर। डाक विभाग में आप गए और आपने कहा कि मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए। उसका मतलब है कि डाक विभाग ने ये कहा कि ये जो कागज है ये जो भी दिखाए इसके बदले इसे 10 रुपए की सामग्री दी जा सकती है, 10 रुपए हम पे कर देंगे इसके बदले। इसका मतलब ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, तो उसमें से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तो भारत सरकार में पेमेंट करने का सबसे आसान तरीका ये माना जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हर जगह होते हैं तो उससे बड़ा सुविधा रहती है। और उसमें एक संभावना लिखी है ये भी कि आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से भी पेमेंट कर सकते हैं। उस समय ये बहुत कम होता था, आजकल तो बड़ा अच्छा, सीधा पेटीएम कर दो, बात खत्म करो। आप बोलो पीआईओ को, बता पेटीएम बता अपना, अपना मतलब विभाग का, कहीं वो अपना बता दे, अब उसके में पे कर दे, फिर वो कहे कि खारिज किया जाता है क्योंकि पेमेंट मुझे पर्सनल अकाउंट में दी गई है। तो सरकार के विभाग में पेमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात, एक बात और कही गई है, सूचना के अधिकार के तहत जो एप्लीकेशन देंगे उस एप्लीकेशन की लंबाई कितनी हो सकती है? एप्लीकेशन की लंबाई उसमें लिखा है 500 शब्द की लिमिट है। तो जब भी एप्लीकेशन लिखो उसमें महाकाव्य लिख के मत भेजना, 500 शब्दों के अंदर आपकी जो आवेदन है होना चाहिए। हालांकि साथ में लिखा है कि केवल इस वजह से आवेदन खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि 500 शब्दों से ज्यादा का हो गया है, लेकिन हाँ आमतौर पर 500 शब्दों की लिमिट मानी गई है, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले तो उसके चार्जेस क्या हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के? तो इसमें भारत सरकार ने कहा है कि अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए तो 2 रुपए प्रति पृष्ठ, और अगर साइज A3 तक है तो A3 तक, आप ये साइज समझते हैं A3 A4 A5 ये सब समझते हैं? तो ये बताओ, आप बताओ, छुपन छुपाई मत खेलो, बताओ A4 और A3 में से बड़ा कौन सा होता है? A4 ना, सिंपल सी बात है, 3 और 4 में कौन बड़ा होता है? अरे बड़ा होता है, सो सिंपल। आप बताइए 4 ही होगा भाई, 3 से बड़ा 4 तो A4 बड़ा होता है। चलो देखो, जो रजिस्टर आप यूज कर रहे हैं उसमें जो कागज है उसको बोलते हैं A4। 2 कागज एक साथ जोड़ दीजिए, अपनी कॉपी खोल लीजिए ऐसे करके, खोलो। हाँ, अब ये जो हो गया ये A3 हो गया, तो A4 का डबल होता है A3। ठीक, अब A4 को, अब A3 हुआ, उसको डबल कर दो, फिर A2 हो जाएगा, उसको और डबल कर दो, वो A1 हो जाएगा, A हो जाएगा। A का मतलब पूरी शीट, A2 का मतलब शीट के 2 हिस्से, A3 का मतलब शीट के 2-2 करके 3 हिस्से कर देंगे। इस तरह से हिस्से बढ़ते जाएंगे, उस तरीके से इसकी नंबरिंग होती है। तो A3 तक का मतलब हुआ कि A4 ये वाला या इसका डबल साइज, वहां तक 2 रुपए प्रति पृष्ठ। अगर आपने इससे ज्यादा साइज की फोटोकॉपी कही और आपने कहा कि मुझे पोस्टर के साइज की फोटोकॉपी चाहिए और मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी फिल्म थी, थप्पड़ फिल्म का पोस्टर मैं चाहता हूं कि मुझे सरकार प्रदान करे, तो सरकार क्या करेगी, उसकी जो रियल कॉस्टिंग आएगी, सरकार उसकी फोटोकॉपी बाहर से करवाएगी, जो खर्च आएगा वो आपसे ले लेगी।
बिल आपसे ले लेगी। तीसरा है यदि आपने फ्लॉपी या डिस्केट में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी तो इसके लिए लिखा हुआ 50 रुपए प्रति फ्लॉपी या प्रति डिस्क। आजकल तो कोई ऐसा मांगता नहीं है, लोग समझते भी नहीं क्या होता है। अच्छा, सूचना के अधिकार में एक और अधिकार भी है। आप कहें कि भाई आप दो मत कागज, हम वहीं आके देख लेंगे, दिखा दो बस हमें आप। इसको बोलते हैं राइट टू इंस्पेक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे 500 पेज की सामग्री देखनी है पर मैं फोटोकॉपी के पैसे नहीं दे सकता, मैं वहीं आके देख लूंगा ना, देख के वापस कर दूंगा आपका सामान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो सूचना के अधिकार में लिखा हुआ है कि सूचना के अधिकार में ये राइट भी है, इन्फॉर्मेशन मंगवाने का भी है और सरकारी ऑफिस में जाके इन्फॉर्मेशन को देखने का भी राइट आपके पास है। इंस्पेक्शन बोलते हैं उसको, निरीक्षण। अगर आप निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं, देखो बड़ा अच्छा बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है और आप बाहर झुलस रहे हैं, आपका मन करेगा छांव मिल जाए बैठने के लिए और सामने सरकारी ऑफिस में एसी चल रहा है, आपका मन करे अंदर चला जाऊं, अंदर के भगा दिया उन लोगों ने। अगली बार से बोलना सूचना के अधिकार में आया हूं मैं, इंस्पेक्शन करना है सूचना का। तो पहला जो 1 घंटा है, पहला 1 घंटा वो फ्री है आपको सिर्फ ऑफिस चेंज करते जाने के घंटे में और पूरा दिन एसी में निकाल सकते बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बस 10 चिट्ठियां भेज के रखो और फिर जाके वहां पर 1-1 घंटे में मैनेज करते रहो। और रोचक बात है कि जब 10 चिट्ठियां भेजेंगे, हर चिट्ठी 10 रुपए लग जाएंगे, उससे सस्ता ही पड़ेगा। 1 घंटे के बाद प्रति घंटा जो है 5 रुपए है, तो प्रति घंटा 5 रुपए। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी में जाने का मन कर रहा हो, उनके पास जाओगे, सूचना देखनी है, कहेंगे लो देखो, अब बोलोगे 10 घंटे पढ़ूंगा मैं, जाओ सूचना साइड में करो, अपनी किताब निकालो, पढ़ना शुरू कर दो, और दिन भर का 50 रुपए हुआ, सस्ता ही पड़ा। ठीक है, या महंगा पड़ गया? अच्छा, मुझे पता नहीं क्या होता है, पर चलिए। तो कुल मिला के क्या है कि इंस्पेक्शन का राइट भी है और इंस्पेक्शन में पहला 1 घंटा फ्री होता है और उसके बाद प्रति घंटा 5 रुपए होता है। चलिए, इसके बाद जो रूल्स हैं, उस रूल में एक रूल और है, बीपीएल। बीपीएल के लिए ऑल फ्री, आपको चाहिए सूचना फ्री, फ्लॉपी फ्री, बड़ा नक्शा पोस्टर फ्री, फोटोकॉपी कोई भी चाहिए फ्री। तो एक तरीका और भी है, आप अपने को दोस्त बनाओ अच्छे अच्छे जो बीपीएल में हो और उनके माध्यम से सरकार से खूब सूचना मंगवाओ, फिर उससे दुकान खोलो सूचनाओं की कि ये सूचना यहाँ उपलब्ध है। तो ये सूत्र इसमें बता रखा है, पर साथ में क्या देना होगा बीपीएल के लिए? सर्टिफिकेट। बीपीएल के लिए तो वो होता है ना, मतलब गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड आता है जो, वो वाला कार्ड देना पड़ेगा। चलो, और इन रूल्स में बस इतना ही है। अंत में एक बात लिखिए, अपील करने का तरीका, मेथड ऑफ अपील। इन रूल्स में ये सब बातें बता रखी थी कि अपील कर रही हो तो उसका मेथड क्या होगा, परफॉर्मा क्या होगा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सब बातें, इनको बोलते हैं 2012 के रूल्स। स्पष्ट हुआ? इसके बाद इस देश में 2 व्यक्ति गुजरात से दिल्ली पहुंचे और 5 साल बाद वापस नहीं गए, यहीं रुक गए। तो उनको लगा कि सूचना का अधिकार बहुत पूछते हैं लोग हमसे, उसे ठीक करना जरूरी है। तो 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019। कांग्रेस की सरकार ने भी किया था छोटे मोटे, पर वो रूल्स में चेंज था, अमेंडमेंट नहीं किया था। मैं बताऊंगा कि कांग्रेस ने क्या किया था। एक प्रश्न उठा था कि फाइल की नोटिंग को इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उस पर जो डिबेट हुई वो देखेंगे। फिर एनजीओ को लेकर क्या डिबेट है, तो दूसरा देखेंगे कि एनजीओ को लेकर क्या रिसेंट फैसला आया है, और तीसरा सीजेआई का जो ऑफिस है उसको लेकर क्या फैसला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की, अभी कुछ महीने पहले हमारे सरकार ने एक एक्ट पास करवाया जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो परिवर्तन हुए हैं, जो करंट अफेयर्स में आपसे पूछ सकते हैं, मेजर चेंजेस आप 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, फिलहाल हम 3 मान के चलते हैं। आपको ध्यान होगा कि मूल एक्ट में सीआईसी हो या आईसी हो या एसआईसी हो या आईसी हो स्टेट का, इन सब की जो कार्य करने की अवधि थी वो कितने साल की थी? 5 साल थी। इस अवधि को जो 5 साल थी, इसको अब लिखवा दिया गया है जैसा केंद्र सरकार तय करे। तो अब एक्ट में 5 साल वाली बात हट गई है, इसमें लिखा है केंद्र सरकार जितनी अवधि तय करे। आप में से कुछ के मन में आ रहा होगा नहीं 3 साल लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, बताएंगे 3 साल कहां आएगा। ठीक है, अब इस एक्ट में लिखा है कि उतनी अवधि जितनी अवधि केंद्र सरकार तय करे। बाकी 65 साल लिखा हुआ है, रीअपॉइंटमेंट होगी नहीं होगी वो सब ऐसे लिखा हुआ है, केवल 5 साल वाली बात हटा दी गई है। ठीक, दूसरा प्रावधान है सैलरी, और इसके बाद क्या था? अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। कि जो सूचना आयुक्त हैं, चाहे वो चीफ हो या बाकी सूचना आयुक्त हो, तो सवाल ये था कि इनकी सेवा शर्तें या इनका वेतनमान कितना होगा। तो आप बताएंगे सेंटर में जो सीआईसी है और सेंटर में जो आईसी है, स्टेट में जो सीआईसी है और स्टेट में जो आईसी है, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से किसका स्तर किसके बराबर होगा, तो इसका उत्तर क्या देंगे? जो सेंटर में सीआईसी है किसके बराबर था? सीईसी। और ये किसके बराबर होगा? ईसी के बराबर। ये ईसी और ये चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ था। अब इन पंक्तियों को भी हटा दिया गया है और इसके बदले लिख दिया गया है कि सैलरी अलाउंसेस अदर टर्म्स कंडीशंस वो होंगे जो केंद्र सरकार तय करे, जो केंद्र सरकार तय करे। ठीक है,
लेकिन ऐसे में क्या होता है ना कि एक नियम आमतौर पे आप संविधान में किसी की भी सैलरी पढ़ेंगे लिखा होता है, किंतु कोई भी ऐसा परिवर्तन किसी व्यक्ति के पद पर रहते हुए नहीं किया जाएगा जो उसको नुकसान पहुंचाता हो। जैसे मान लीजिए चीफ जस्टिस का वेतन 2.5 लाख रुपए है और आपको चीफ जस्टिस बहुत परेशान कर रहा है, आप संविधान में संशोधन करें कि 2.5 लाख के बदले आपसे 2.5 रुपए वेतन होगा महीने का। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये लागू किस पे होगा? जो नेक्स्ट सीजे बनेगा उस पर लागू होगा, क्योंकि वहीं साथ में लिखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के उसके पद पर रहते हुए कोई ऐसा परिवर्तन जो उसको नुकसान पहुंचाए लागू नहीं हो सकता। हाँ, तो ऐसा परिवर्तन जो उसको फायदा पहुंचाए वो लागू हो सकता है, नुकसान वाला लागू नहीं होगा। तो ये बात यहां भी लिखी हुई है कि केंद्र सरकार तय करेगी, किंतु जो व्यक्ति पद पर है उससे नुकसान पहुंचाने वाला कोई नियम या परिवर्तन लागू नहीं होगा। और साथ में ये भी इसका मतलब निकलता है कि जो लोग अभी इस पद पर हैं, इस परिवर्तन का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। समझिए ना, वेतन अगर कम भी करते हैं तो भी उसका प्रभाव जो अभी लोग बैठे हैं उस पर नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। इसी बात को उन्होंने एक, अच्छा मैं आपको अगर यूं कहूं कि सैलरी अलाउंसेस वाली बात जो थी ना, पहले तो एक्ट में लिखा हुआ था इसके बराबर होगा, अब वहां से हटा के वो उसको ले गए हैं सेक्शन 27 में, यह रूल्स की बात है, और लिख दिया कि सैलरी वगैरह वो होगी जो केंद्र सरकार रूल्स के तहत अनाउंस करेगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेसिक 2 परिवर्तन किए, इसमें कुछ नहीं देखा, और जैसे ये परिवर्तन हो गया खूब हल्ला हुआ, अमित शाह ने वेट किया, हल्ला मचा लो, पहले मचा लो ठीक से। जब 1-2 महीने बाद लोग थक गए हल्ला मचा मचा के, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने 2019 में आरटीआई के नए रूल्स जारी किए। तो लिखो आरटीआई रूल्स 2019। और जो परिवर्तन आपने सुने हैं, पहले एक्ट में सैद्धांतिक परिवर्तन किया, फिर व्यावहारिक परिवर्तन जो किया वो रूल्स में किया। और रूल्स में क्या चेंज कर दिया? पहला चेंज कर दिया कि जो टर्म है, पद अवधि है, वो 3 साल कर दी। अब से सीआईसी हो या आईसी हो या स्टेट का सीआईसी हो या आईसी हो, उसकी पद अवधि 3 साल की है, और वो 3 साल में रीअपॉइंटमेंट हो नहीं सकती है। एक ही फायदा है कि वो क्लोज अभी भी लिखी हुई है 5 साल वाली, कि अगर कोई व्यक्ति पहले आईसी था बाद में सीआईसी बन गया, उसको शायद बेनिफिट मिलेगा तो मिलेगा, अन्यथा अधिकतम अवधि इसकी 3 साल की हो गई है। और 65 की एज वैसी की वैसी है, तो 3 साल या 65 साल अब ये सिस्टम है। दूसरा, जो सैलरी है वो तय कर दी है, और तय की है रूल्स में जाकर। तो सेंटर में जो सीआईसी है, ये आप समझ पा रहे हैं फार्मूला, कंफ्यूजन तो नहीं है? तो सेंटर में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंटर में इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट में चीफ और स्टेट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इनकी जो सैलरी थी पहले, ऊपर के दोनों की, बल्कि तीनों की, इनकी सैलरी पहले 2.5 लाख रुपए हुआ करती थी। अब यह है कि जो सबसे ऊपर वाला है इसकी सैलरी महीने की 2.5 लाख रुपए है, और बाकी तीनों की महीने की सैलरी 2.25 लाख रुपए कर दी गई है। और इसका मतलब है कि 25,000 रुपए का घाटा हो गया है। पर ये घाटा इनको होगा या इनके बाद वालों को होगा, है ना? वो नियम ध्यान रखना है कि किसी का वेतन किसी के काम करते समय कम करने का अधिकार नहीं होता है, वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये 2 परिवर्तन मेजर परिवर्तन है। एक और है टेक्निकल है, अगर आप चाहें तो मैं बोल देता हूं एक बार। पहले क्या था, एक्ट में लिखा हुआ था कि वेतन तो देंगे सीईसी या ईसी के बराबर, लेकिन यदि इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कोई पेंशन मिलती होगी या कोई सरकारी स्कीम का बेनिफिट मिलता होगा, रिटायरमेंट का या पीएफ का कोई ऐसा फायदा मिलता होगा, तो उतना पैसा उसके वेतन में से काट लिया जाएगा, ये लिखा हुआ था। अब वो क्लॉज हटा दी है। इसका मतलब अगर पेंशन मिलती भी होगी तो पेंशन मिलती रहेगी, वेतन इतना मिलता रहेगा, फिक्स कर दिया है। ये एक चेंज है जिससे इंफॉर्मेशन कमिश्नर खुश भी हो सकती है कि चलो कुल मिलाकर ठीक मिल गया, ये बात मन में आ सकती है। स्पष्ट हुआ? अब करंट अफेयर्स में मेरे ख्याल से ये बात आपको बताई गई होगी कि इसके पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है। सरकार कह रही है कि हमने ऐसा इसलिए किया कि इलेक्शन कमिश्नर तो संवैधानिक पद है, और ये एक मतलब सांविधिक या विधिक पद है, तो विधिक पद और संवैधानिक पद की तुलना ठीक नहीं लगती है। एक तो ये स्टैंड लिया है अमित बाबू ने, एक तो ये स्टैंड लिया। दूसरा कहा कि इस एक्ट में ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर का दर्जा दिया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। पर सच बात यह है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के फैसले की अपील हाईकोर्ट में हो सकती है। जिसके फैसले की अपील हाईकोर्ट में होती हो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा कैसे दिया जाए? और इससे लोगों ने कहा वाह अमित जी क्या तर्क दिया है, इमोशनल हो गए लोग। इतने में किसी ने जवाब में कहा कि राष्ट्रपति कई बार जो फैसला करता है हाईकोर्ट में केस हो जाता है उसके खिलाफ, तो राष्ट्रपति हाईकोर्ट छोटा हो गया क्या? तो ये तो नहीं हुआ। राष्ट्रपति का फैसला, प्रधानमंत्री का निर्णय, उन सबके खिलाफ अपील हाईकोर्ट में होती है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हाईकोर्ट अपने अधिक्रम में, सोपान क्रम में हाईकोर्ट का जज उनसे ऊपर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? और जब सरकार ने तय कर लिया हो, इससे कुल मिलाकर क्या होगा? ऑटोनॉमी या स्वायत्तता इसकी बचेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सूचना का अधिकार आमतौर पर सरकार के समर्थन में कि सरकार के खिलाफ होता है, क्योंकि सरकार की सूचना देनी है, सरकार तनाव में रहती है। और यदि सूचना का अधिकार क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति की शक्तियां कम कर दी तो इसका मतलब है कि सूचना का अधिकार वास्तविक रूप में पहले की तुलना में कम उपलब्ध हो पाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो सच बात तो ये है कि कमजोर हुआ है, और जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछें आप इसी का जिक्र करें कि कमजोर हुआ है। ठीक है, 3 फैसले रिसेंटली या पीछे हुए हैं जिन पर सवाल आपसे पूछ सकते हैं। वो सवाल क्या है, फैसला क्या है, जान लीजिए आरटीआई को लेकर। इसके बाद किसी तथ्य की जरूरत आपको नहीं बचेगी। फिर हम देखेंगे कि जो यूपीएससी के सवाल हैं या सेकंड एआरसी ने क्या सुझाव दिए, कल हम सारे नोट करेंगे। हाथ का थोड़ा ऐसे करके आना कल ठीक से, है ना? 20-25 सुझाव लिखने होंगे, और ये होते ही अपना टॉपिक नंबर 7 समाप्त हो जाएगा। चलो, जो अन्य 2-3 जजमेंट्स हैं वो क्या जजमेंट्स हैं?
एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है अभी अभी कुछ दिन पहले, और वो जजमेंट ये है कि सीजेआई का ऑफिस भी वो भी आरटीआई के दायरे में आता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इस बारे में ना जो लीगल सवाल है वो आपसे पॉलिटी में या गवर्नेंस में पूछा जाएगा। एथिक्स में बहुत लीगल सवाल नहीं पूछते हैं, तो अगर आप सहमत हो कि इसका लीगल एस्पेक्ट आप वहां देख लेंगे पॉलिटी करंट अफेयर्स में, तो मैं इसको इतना करके छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता हो कि नहीं इसमें क्या लीगल एस्पेक्ट है, क्या इसके पीछे केस था, वो बात करनी है तो बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप उसको वहां कर लें, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। देखो एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुभाष चंद्र अग्रवाल। ये एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 2 केसेस किए, बहुत रोचक है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केस हाई कोर्ट में किया, और वहां सुप्रीम कोर्ट एक पक्ष के रूप में खड़ा हुआ हाई कोर्ट में कि योर ऑनर ऐसे। इसमें कोई दिक्कत थोड़ा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो केस सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ थोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, उस संस्था के विरुद्ध केस है, और कानून कहता है कि ऐसे किसी भी केस की शुरुआत जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती है। और ये भी कहता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में होगी। इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निर्णय दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशन के खिलाफ अपील की। अपील क्या करेगा? हाई कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? हाई कोर्ट में गया। ऐसे ही होता है, कानून की दुनिया ऐसी होती है, बहुत रोचक होती है। तो इन्होंने क्या किया, 2007 में एक आरटीआई लगा दी सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि जितने भी जज हैं सभी जजेस की संपत्ति का ब्यौरा दो। मतलब ये प्रॉपर्टी का काम नहीं करते हैं, इसलिए नहीं मंगवाए थे कि मैं उसको किराए पे लगाऊंगा बेचूंगा, ऐसा पर्पस नहीं था। इनका था कि देखे जरा कितनी ईमानदारी चल रही है, पता लगे कितनी कितनी संपत्ति सबके पास है। और ये जो मांगी सूचना इस ग्राउंड पर मांगी कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक मीटिंग में रेजोल्यूशन लिया था कि सभी जज वॉलंटरी तरीके से, स्वैच्छिक तरीके से अपनी संपत्ति की सूचना चीफ जस्टिस को हर साल सौंपेंगे। तो स्वैच्छिक घोषणा का संकल्प 1997 में हुआ था। तो इन भाई साहब ने कहा कि जब स्वैच्छिक घोषणा करते ही हो तो हमें बता दो। जब सीजीआई को बता ही रहे हैं हर साल, तो हम भी सूचना चाहते हैं कि हमारे जज साहब के पास कितनी संपत्ति, कितना कमा लेते हैं, ऊपर से पता तो लगे। ये कहा उसने। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्या किया, उसको मना कर दिया। उसे कहा ये सब नहीं हो सकता, शांत रहो, जानते हो हम कौन है? इसने कहा कोई बात नहीं भाई, 2009 में एक और लगा दिया आरटीआई। ये मतलब आरटीआई सबसे अच्छा उनके लिए जो पढ़े लिखे हैं और थोड़ा फुर्सत में रहते हैं। वो देश का सुधार करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। आप केवल चिट्ठी लिख के देश का सुधार कर लीजिए, बड़े काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार के पास फंड बहुत है, फंड खर्च हो रहा है, उसमें गड़बड़ है। आप हजारों लोगों को इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा किया, कुआं खुदवाया, ये किया वो किया, उससे ज्यादा अच्छा 2 बढ़िया पत्र लिखिए, कुएं अपने खुद जाएंगे उसके बाद, क्योंकि कुआं खुदने के लिए पैसा पहले से निकला हुआ है, बस पहुंच नहीं रहा है। तो सुभाष चंद्र अग्रवाल उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे कॉमन कॉज वाले थे ना एस.डी. शौरी, उस तरह के व्यक्ति हैं अभी। 2009 में एक और आरटीआई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मतलब खिलाफ क्या, सुप्रीम कोर्ट से पूछा, बोले कि ये बताओ कि अभी जो 3 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है उसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉलेजियम जानते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वरिष्ठ जजेस का एक समूह जो तय करता है कि बाकी जजेस कौन अपॉइंट होंगे, उसे बोलते हैं कॉलेजियम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉलेजियम के बीच में इन 3 जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर जो पत्राचार हुआ, मैं उस पत्राचार को पढ़ना चाहता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट घबरा गया कि ये क्या क्या मांगे जा रहा है भाई, ऐसे कैसे स्कूल दे देंगे सब बातें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मिलेगा, दोनों चीजों के लिए कहा कि नहीं मिलेगा। उसने कहा ठीक है भाई। तो ये आदमी इन दोनों फैसलों के विरुद्ध चला गया, सीआईसी में चला गया। समझ रहे? सुप्रीम कोर्ट में जब इसने कहा तो सुप्रीम कोर्ट के पीआईओ ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस ने दिया। पर सुप्रीम कोर्ट में राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे लागू होगा, उसके रूल्स कौन बनाएगा? सीजीआई बनाएगा, आ चुका है पहले ही। सारा एक्ट बनाने का पर्पस ये था कि अब बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को ना। सीजीआई ने रूल्स बनाए हैं, उसके तहत पीआईओ ने जवाब दिया। पीआईओ के खिलाफ पहली अपील वहीं हो जाएगी, सेकंड अपील कहाँ होगी? सीआईसी में होगी। तो भाई साहब सीआईसी पहुंच गए। सीआईसी में शुरुआत में ना ऐसे लोग ज्यादा थे जो सड़क के आंदोलन से सीआईसी बने थे, सूचना के अधिकार के आंदोलन में थे, खूब प्रसिद्ध लोग थे। कांग्रेस सरकार ने शुरुआत में ऐसे कुछ लोगों को प्रमोट करने के लिए उनको बना दिया सीआईसी और आईसी बना दिया। ये इसी मूड में थे कि सब इन्फॉर्मेशन खोल दे सरकार की। सरकारी आदमी होता ना, वो उसका दिमाग ऐसा हो चुका होता है, जड़ किस्म का। उससे कोई सूचना मांगे, क्यों चाहिए सूचना, नहीं मिलेगी सूचना, वो ऐसे करता है। ये इस मूड में थे कि ये अलमारी बंद क्यों रखी, ये भी खोलो अलमारी, सारा खोल दो सरकार जनता के लिए, वो इस मूड में थे। तो इन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत सीजेआई का ऑफिस भी एक पब्लिक अथॉरिटी है और इसलिए इसके ऊपर भी आरटीआई लागू होता है। कितना सिंपल है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है उस पर दबाव आ गया कि उसको सूचना देनी होगी, संपत्ति की सूचना देनी होगी। तो सीआईसी के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है कि इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के विरुद्ध अपील केवल हाई कोर्ट में होगी, उसी का फैसला है। तो कितना रोचक है, सुप्रीम कोर्ट गया हाई कोर्ट में अपील लेके, किसके खिलाफ? सीआईसी के खिलाफ अपील लेके गया। तो हाई कोर्ट को लगा होगा जज को कि भाई मेरी प्रमोशन का टाइम आने वाला है, मैं क्यों पंगा मोल लूं। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज से संपत्ति की बात करना ये निजी जानकारी है और क्योंकि निजी जानकारी का मसला इसमें नहीं आता है इसलिए ये सूचना नहीं दी जा सकती है। एक मामला निपटा दिया।
लेकिन एक दूसरे फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले ही साल 2010 में कहा कि सीजेआई का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी माना जाना चाहिए क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। अब ये जब दो विरोधी फैसले आ जाते हैं ना, इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये कानून का प्रश्न हो गया। आपने सुना कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 131 से जब पढ़ना शुरू करते हैं, जिनमें हमारा सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है। 131 एक ऐसा आर्टिकल है, बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब बड़ा सिंपल है। जिस प्रश्न पर दो अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग और विरोधी फैसले दे दिए हैं और ये तय नहीं हो पा रहा कि इनमें से सही बात क्या है, ये होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। और दूसरा कोई ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर किसी एक्ट में या संविधान में लिखा ही नहीं है और वो महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आ गया है, ये होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऐसे मामले रेफर किए जाते हैं संविधान पीठ के पास, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का मतलब कम से कम 5 जज बैठते हैं ऐसे हर मामले में, और वो पूरे मामले को नहीं सुनते। उस मामले में केवल जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको सुन के उसका फैसला करके वापस भेजते हैं हाई कोर्ट को कि इसके आधार पे बाकी फैसला आप कर लीजिए, हम इतना फैसला करके देंगे आपको। तो जब ये मामला हो गया तो ये बन गया क्वेश्चन ऑफ लॉ, और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त चुप रहा। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस मामले को भेज दिया संविधान पीठ को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ध्यान रखना है इसका मोटा मोटा मतलब कम से कम कितने जज, 5 जज, 5 या उससे ज्यादा जज, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो फैसला दिया है, अभी जो जज साहब रिटायर हुए ना, क्या नाम था, रंजन गोगोई। देखो जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होता है ना, वो जो दिन होता है कयामत का दिन होता है। उसके आखिरी 2-3 दिन में ऐसे ऐसे फैसले आते हैं, क्योंकि अमर होने का आखिरी मौका वही होता है। तो बहुत सारे जजेस उस टाइम पे बहुत एक्टिव होते हैं। तो इस हमारे सीजेआई साहब ने फैसला दिया, और फैसला क्या दिया कि सीजेआई का ऑफिस भी आरटीआई के दायरे में आता है। अच्छा, ऐसा फैसला अपने कार्यकाल के आखिरी दिन में देने में थोड़ी सुविधा भी रहती है कि सीजेआई का ऑफिस तो आया पर मैं नहीं आया उस दायरे में, क्योंकि मैं तो आज जा रहा हूँ शाम को, आज के बाद मैं तो आऊंगा नहीं यहाँ पर। तो बाकी लोग सोचते हैं अच्छा बेटा हमारे टाइम पे दायरे में आ गया, अपने टाइम पे दायरे के बाहर चल रहा था, तो नाराज हो जाते बाकी जज की महान होने के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क कर दिया आपने। लेकिन साथ में क्या कहा, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जहां तक जजेस की संपत्ति की बात है, वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है और उसे सूचना के अधिकार के तहत पब्लिश किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जानना चाहे उसको बताओ कि जज साहब का एक घर यहाँ पर है, एक फ्लैट इनके बेटे का यहाँ है, या इनकी पत्नी का घर यहाँ पर है, ये इनकी संपत्ति है, इनके पास एक कार है जो धक्का मारने में चलती है, वो वाली कार इनके पास है, बताओ क्या दिक्कत है। संपत्ति चल संपत्ति है, चल संपत्ति बता दो। चल यानी जो चलती है जैसे कार, और अचल यानी जो नहीं चल रही, जैसे खराब हो गई कार। तो खराब कार किसमें आएगी, चल में, अचल में? चल तो नहीं रही है, नहीं तब भी चल संपत्ति है भाई वो संपत्ति चल ही है, अभी चल नहीं रही अलग बात है, लेकिन वो है चल संपत्ति ही है। ठीक है। साथ में कहा किंतु यह अधिकार असीमित नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। हम कोई भी ऐसी सूचना नहीं देंगे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और वही एग्जांपल में कहा कि जैसे कॉलेजियम वाला मामला है, कॉलेजियम के मामले में केवल आउटपुट आप इंफॉर्मेशन के रूप में ले सकते हैं, इनपुट नहीं ले सकते। तो अग्रवाल जी ने पूछा क्या मतलब हुआ, बोले आउटपुट का मतलब कौन से नाम भेजे गए हैं वो सूचना मांग सकते हैं, उससे पहले जो डिस्कशन हुई वो इनपुट है, इनपुट नहीं देंगे। आउटपुट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बट इनपुट एंड द प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये फैसला इन जजेस ने हाल ही में किया, और इसके माध्यम से कुल मिला के सीजेआई का ऑफिस भी अब सूचना के अधिकार के तहत आता है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, फैसला क्रमांक 2, एनजीओ। एनजीओ के मामले में क्या है, देखो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि अगले साल इस पर प्रश्न जरूर आएगा। एनजीओ पर, सूचना का अधिकार और एनजीओ, इसके मैट्रिक्स पे सवाल आने की संभावना बड़ी प्रबल है। ठीक है, देखो आरटीआई एक्ट में जो सेक्शन है 2 और 2 के सब क्लॉज है एच। हमने 2 को विस्तार में नहीं पढ़ा, हमने 2 के बारे में केवल एक वाक्य बोला था, और वो वाक्य ये था कि इसमें डेफिनेशन है बहुत सारी, परिभाषाएं बहुत सारी, और हमने परिभाषा पर ज्यादा बात नहीं की। परिभाषा किस चीज की है, इन्फॉर्मेशन क्या है, पब्लिक अथॉरिटी क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, पीआईओ की परिभाषा क्या है। उसी में से एक प्रश्न था पब्लिक अथॉरिटीज में किस किस को शामिल किया जाएगा। तो सेक्शन 2 में परिभाषाओं का एक हिस्सा बताता है कि पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आता है। उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है, और वाक्य क्या लिखा हुआ है 2H में, एनजीओज, और 2 शब्द लिखे हैं सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो तात्विक रूप से वित्तीय मदद प्राप्त करते हैं। सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड ये शब्द है उसमें, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, स्वैच्छिक संगठन जो तात्विक मदद या तात्विक वित्तीय मदद प्राप्त करते हैं। अब सब्सटेंशियल का हिंदी में तात्विक ही होता है जो मैं जानता हूं, और कोई शब्द आपको पहले अच्छा तो वो लिख लीजिएगा, लेकिन इसका भाव वही है। किससे प्राप्त करते हैं, या तो डायरेक्टली प्राप्त करते हो या इनडायरेक्टली। तो जो एनजीओ सब्सटेंशियली फंडेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहां से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के फंड से, यानी सरकारी निधि से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः पर्याप्त वित्तीय मदद हासिल करने वाले स्वैच्छिक संगठन लोक प्राधिकारी कहलाएंगे। ये वाक्य लिखा हुआ है, समझ में आ गया, नहीं आया? ये मैं फिर से रिवीजन के लिए बोल देता हूँ, रिवीजन के लिए आपने लिख लिया वैसे। तो जो स्वैच्छिक संगठन
सरकारी निधि से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः पर्याप्त या तात्विक वित्तीय मदद प्राप्त करते हैं, वे लोक प्राधिकारी की परिधि में शामिल होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 2005 में जब एक्ट पास हुआ तब ये अंडरस्टूड था कि एनजीओ को भी इसके अंदर लेके आएंगे, यही मतलब था। उसके बाद एनजीओ ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये हमारे स्वायत्तता पे हमला है, हमारा इस पे हमला है, उस पे हमला है, फलाना है, ठिकाना है, आदि आदि आदि। तो सरकार घबरा गई कि ये तो खाई जाएंगे हमें। वो सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की थी। तब एनजीओ को पता नहीं था कि उनके दुर्दिन आने वाले हैं 2014 के बाद से। 2014 के बाद से सबसे बुरे दिन जिन लोगों के आए हैं उनमें से एक है एनजीओ लॉबी। ऐसी हजारों एनजीओ थी जो विदेश से पैसा ले रही है, उसका डॉक्यूमेंटेशन सरकार को जमा कर रही थी, और लेफ्ट विंग की ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ज्यादा हैं जो एनजीओ को रन कर रही हैं। तो दोनों भाइयों के मन में था, जय और वीरू के मन में शुरू से था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले एनजीओ को ठीक करना है। और कर दिया ठीक। एनजीओ को फंड मिलना बंद, बाहर से फंड आना बंद हो गया। इतनी स्क्रूटनी कर दी है कि आप ढपला कर नहीं पाएंगे। तो एनजीओ की तबाही हो चुकी है इस समय। सरकार फंड देगी, खूब जांच करेगी, और जो सरकार की विचारधारा के विरोध वाले हैं उनको सरकार देगी क्यों पैसा? विदेश से आ रहा था उसे ब्रेक लगा दी 3-4 बीच में। तो एनजीओ को ठीक तबाह कर रखा है इस समय, और कुछ मामलों में सही किया है, क्योंकि कई एनजीओ के नाम पर ऐसी एक्टिविटीज करते भी तो हैं जो बड़ी एक्टिविटीज। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रैक्टिकली एक मतलब मान लिया था, और वो ये था कि जो एनजीओ 95% से ऊपर पैसा सरकार से लेती है उसे सब्सटेंशियली फंडेड मान लेंगे। इसका मतलब लगभग सारी एनजीओ बाहर निकल गई। उन सबने जुगाड़ कर लिया कि 5.5% पैसा कहीं और से दिखा देंगे, और जैसे 5.5% पैसा कहीं और से आया वो बाहर निकल गई, बात खत्म। तो एनजीओ का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं, आरटीआई उन पे अप्लाई हो नहीं रहा था। इतने में सुप्रीम कोर्ट में एक सीजेआई रिटायर होने वाले थे। ये केस आया कि इसमें क्या होना चाहिए। तो एक पक्ष था कि सब्सटेंशियली फंडेड का मतलब है 95%, 100%, ये परसेंट वो परसेंट। कुछ ने कहा नहीं, 50% से ऊपर है तो सब्सटेंशियली फंडेड है, 50% से कम है तो हम कहेंगे कि नहीं, बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा इस मामले में कि सब्सटेंशियली फंडेड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 50% या उससे अधिक हो। 50% से कम भी सब्सटेंशियली फंडेड हो सकता है। ये केस टू केस देखना पड़ेगा कि उसकी फंडिंग में सरकार ने किस हद तक मदद की है। यहां तक कह दिया कि ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें वर्ड है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मान लीजिए एक स्कूल या हॉस्पिटल खुला, और उस स्कूल या हॉस्पिटल ने सरकार से एक पैसा भी नहीं लिया अपने परिचालन में, लेकिन जब जमीन लेने की बात आई तो जमीन उसने सरकार से निवेदन करके एनजीओ के तहत, उस कोटे के तहत ले ली। जैसे आपको दिल्ली में अभी शाहीन बाग बहुत प्रसिद्ध हो गया, दिल्ली में है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें मामला सब्सटेंशियल फंडेड का है ना, जो शाहीन बाग से अगर आप 1 किलोमीटर पहले आएंगे तो एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल। जानते हैं? इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। मेरे ख्याल से 5 से 10 एकड़ की जमीन उसके पास होगी, और वो साउथ दिल्ली है। या एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल है, साउथ दिल्ली में है हॉस्पिटल, जामिया के पास है। मेरे ख्याल से उस हॉस्पिटल के पास जो जमीन है, उस जमीन की बाजार की कीमत, अगर सरकार उस जमीन को बेचना चाहे, कमर्शियल लैंड बना के बेचना चाहे, तो मेरे ख्याल से अपोलो हॉस्पिटल की जमीन कम से कम 1000 करोड़ रुपए की होगी, न्यूनतम है ये। दिल्ली में जमीन का जो, वो भी दक्षिण दिल्ली में जो जमीन की कीमतें हैं उसको ध्यान रख के मैं कह रहा हूं आपसे। और वो जमीन उस अस्पताल को दी गई है कितने में? साल का किराया है 1 रुपया, 1 रुपया प्रति वर्ष। क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया ताकि भाई कोई भी शहर, कोई भी राज्य चाहता है कि वहां अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छे स्कूल हो। सारा काम सरकार तो नहीं कर सकती है, तो प्राइवेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में होता है। तो सरकार जमीन मुहैया करवाती है कि आप खोलिए हॉस्पिटल, बस इन शर्तों का ध्यान रखिए, इतने बेड्स गरीबों के लिए रखिए ताकि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो। ये सब कंडीशंस होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अपोलो अस्पताल, उसने अपोलो का नाम नहीं लिया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अपोलो अस्पताल सरकार से एक पैसा भी नहीं लेता, उसे जरूरत भी नहीं है, वो इतना अच्छा कमा लेता है अपने अपने सर्विसेज से, उसे जरूरत ही नहीं है। जो एक पैसा भी नहीं लेता है, क्या उसको भी हम इस वजह से इनडायरेक्ट सेंस में सब्सटेंशियली फंडेड मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? मानना चाहिए। वरना 1000 करोड़ रुपए की जमीन पहले खरीदता, फिर वहां हॉस्पिटल खोलता, तब मैनेज करके दिखाता ना। जब इतनी महंगी जमीन 1 रुपया प्रति वर्ष में मिल गई है, तो कोई कैसे कह सकता है कि फंड नहीं हुआ है? और इसे सुप्रीम कोर्ट की बात का सार ये है कि कोई भी एनजीओ जो सरकार से 50% से ऊपर मदद लेता है वो तो आ ही गया है। जो सरकार से मुफ्त की जमीन भी लेते हैं, मुफ्त की सुविधाएं भी लेते हैं, बेशक पैसा एक भी ना लेते हो, उन्हें भी हम पब्लिक अथॉरिटी मान सकते हैं। और सूचना के अधिकार में आने का मतलब है कि उनसे भी कोई व्यक्ति सूचना मांग सकता है, उनको सूचनाएं देनी होंगी। इसका फायदा यह है कि एनजीओ के गोरख धंधे पर रोक लगेगी। इसका नुकसान यह है कि ऐसी बहुत सारी अच्छी एनजीओ है जो बहुत छोटी एनजीओ है। बेचारा एक व्यक्ति है, मेहनत करता है, काम करता है, रात दिन काम करता रहता है, उसके पास इतने संसाधन है ही नहीं कि एक पीआईओ को हायर करे अपने यहाँ। पैसा ही बहुत कम है, जितना पैसा वो चाहता है खर्च करे समाज पे। अब उसको उस पैसे में से एक व्यक्ति को पीआईओ बना के नौकरी देनी होगी, वो सारे काम करेगा, अननेसेसरी कामों में बहुत सारी ऊर्जा खर्च होगी उसकी। अब ये सब दिक्कतें आएंगी, तो दिक्कत भी है और इसका एक फायदा भी है। फायदा जो है मैंने आपको बता दिया। एक अंतिम बात आज की है फाइल नोटिंग। फाइल नोटिंग, देखो जो फाइलें होती है ना सरकार में, आपको मैंने शायद बताया होगा कि एक हिस्सा होता है ड्राफ्टिंग वाला हिस्सा, एक हिस्सा होता है नोटिंग वाला हिस्सा। आपको ये बात ध्यान है? ध्यान नहीं है तो फाइल में जो नोटिंग का हिस्सा है आमतौर पर बाई तरफ होता है। जब भारत सरकार में जाएंगे ना तो आपको काम करना होगा। जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नोटिंग का हिस्सा, और जो राइट वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट का हिस्सा, ड्राफ्टिंग। और एक समय के बाद एक अच्छे अधिकारी की पहचान इस बात से होती है कि उसकी नोटिंग और ड्राफ्टिंग में कितनी जान है, कितना वजन है। नोटिंग का हिस्सा दिल्ली मतलब केंद्र सरकार में हरी शीट्स होती है, ग्रीन शीट्स होती है।
तो क्या होता है कि किसी भी फाइल में ना वो लेफ्ट का सारा हिस्सा आपस में एक बंच होता है, राइट का सारा हिस्सा एक बंच होता है, धागे से बंधा हुआ। जब ये फाइल खोलेंगे 2 हिस्सों में खुलती है फाइल। प्रसंग ये है कि जो लोग मिलकर फैसला लेते हैं वो सब एक साथ नहीं बैठते हैं, अलग अलग बैठे होते हैं। तो विचार विमर्श की प्रक्रिया हमेशा मिलकर नहीं हो सकती, तो वो लिखित में चलती रहती है। तो आप जब भी कोई फैसला होगा उसमें अपनी राय जो लिखेंगे उसको बोलते हैं नोटिंग, लेफ्ट साइड में, कि मेरी राय ये है, तथ्यों के साथ तर्कों के साथ लिखेंगे, फिर फाइल ऊपर जाएगी, ऊपर वाला एक्सेप्ट करेगा या खारिज करेगा, अपनी राय लिखेगा। अगर सहमत है तो क्या लिखेगा, सहमत साइन कर देगा। असहमत है तो वो आमतौर पर अपनी राय लिखेगा, तर्क देगा और लिखेगा कि मैं इनकी राय से असहमत हूं, मेरी राय ये है। उस बेस पे अंत में जो सर्वोच्च अधिकारी फैसला लेगा वो फैसला ड्राफ्ट सेक्शन में आएगा और वो फिर भेजा जाएगा जहां भी जाना है, नोटिफिकेशन हो, आदेश हो, जो भी होगा वो राइट साइड में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो नोटिंग सेक्शन का मतलब सरकारी अधिकारियों ने डिसीजन लेने के प्रोसेस में अपने कौन से विचार व्यक्त किए थे, इसको बोलते हैं नोटिंग सेक्शन। अगर आपको ध्यान हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशन है, उसमें एक थी इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन जो हमने लिखी हुई थी। उस डेफिनेशन में कहीं भी नोटिंग शब्द नहीं है, नोटिंग शब्द तो नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे शब्द हैं। रिपोर्ट शब्द है, कोई कह सकता है कि रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट में तो उससे सारे हिस्से आएंगे, इन्फॉर्मेशन में फाइल तो आएगी ही और फाइल में नोटिंग हिस्सा आता ही है। तो एक बार सवाल उठा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत नोटिंग मांग सकते हैं नहीं, तो 2006 में CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने आदेश दिया कि नोटिंग के बिना कोई फाइल कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए नोटिंग को भी इस राइट के तहत इन्फॉर्मेशन माना जाएगा। और इसका मतलब यह होगा कि सरकार के लोगों ने जो फाइल के अंदर लिखा है वो भी सूचना के अधिकार में मांग सकते हैं। ऐसा हाल कर दिया था उस समय, लोग चिट्ठी लिखने लगे कि प्रधानमंत्री ने इस राज्यपाल को जो हटाया है, इस फाइल में क्या लिखा है, नोटिंग भेज जरा उसकी फोटोकॉपी। और प्रधानमंत्री क्या लिखा वही मोबाइल लोगों ने, उसकी फोटो बेच रहे हैं, जगह देखो क्या लिखा प्रधानमंत्री ने। तो सरकार को लगा बड़ी दिक्कत है, मनमोहन सिंह परेशान हो गए कि हम तो समाज के फायदे के लाए थे, तो हमारे पीछे पड़ गए। तो उन्होंने मन बना लिया कि अब इस अधिकार को सीमित करेंगे और नोटिंग सेक्शन को मना कर देंगे। जैसी एनजीओ लॉबी को पता लगा, इतना हल्ला मचा है कि मनमोहन सिंह मौन हो गए कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अंत में 2009 में रूल्स आए। रूल्स क्या है? एक ऑफिस मेमोरेंडम आया, एक आदेश आया, एक रूल कह लीजिए, रूल आया। और उस रूल में एक बात साफ साफ लिख दी कि फाइल नोटिंग शेयर तो की जाएगी, डिस्क्लोज तो की जाएगी, किंतु सेक्शन 8 ध्यान है आप लोगों को, एग्जम्पशंस। सेक्शन 8 में जिन विषयों को एग्जम्पशन दी गई है, छूट दी गई है, उन विषयों से जुड़ी फाइल्स की नोटिंग भी एग्जम्प्टेड होगी। बाकी किसी भी विषय की फाइल की नोटिंग्स दी जा सकती हैं। ये वर्तमान व्यवस्था चल रही है, आप समझ पाए? अगर आप सरकार से कहें कि मुझे नोटिंग सेक्शन देखना है कि इस पे पीएम ने क्या नोट लिखा था, अगर उस फाइल का संबंध सेक्शन 8 की एग्जम्पशंस के साथ है, छूटों के साथ है, तो क्या जवाब आएगा? माफी चाहते हैं, यह सूचना छूट प्राप्त सूचना है। लेकिन यदि सामान्य मामला है और आपने कहा कि पीएम ने फाइल पर क्या नोट लिखा, तो पीएम ऑफिस की मजबूरी है कि उसकी फोटोकॉपी करवा के आपके पास भेजे। ये नोटिंग का मामला है। सूचना का अधिकार पूरा हो गया। अब केवल ये बचा है कि सेकंड ARC ने इसमें क्या संशोधन की बात की है, कल वो लिखेंगे, सेकंड ARC का बाकी हिस्सा, और कल समाप्त हो जाएगा। जय